We are discussing the concept of leverage in this video. सुनिएगा। आपने वर्ड कहां पढ़ा है पहली बार लाइफ में? लीवर? फिजिक्स? यस, नो? मशीन, मशीन में लीवर? What was the meaning of the word lever? Something that magnifies the impact. कार का जैक, that's a lever. Can you pick up a car at your own? Probably no, है ना? But can you do it using a jack? Yes. क्या इंपैक्ट पड़ रहा था? नहीं, लिवरेज डजंट मीन लिफ्टिंग अप। लिवरेज मीन्स मैग्निफिकेशन, दैट्स इट। लिवरेज मीन्स मैग्निफिकेशन। अगर मैं ये देखूं कि कार को पिक करने में क्या एफर्ट लगेगा, इट माइट बी ह्यूमंगस, लेट्स से 100 यूनिट्स, ठीक है। बट अगर मैं कार पिक करने के लिए जैक का यूज करता हूं, तो क्या मैं 100 एफर्ट डाल रहा हूँ कि नहीं? मैं बहुत कम एफर्ट डाल रहा हूँ, उसका रिजल्ट बहुत ज्यादा आ रहा होगा। सो दिस विल बी माई इनपुट, this will be my input, and this will be my output. हाँ या ना? ये डिफरेंस रहेगा। यूज क्यों आ रहा था? बिकॉज देखिएगा, अगर मुझे कार पिक करनी है और मुझे इतना एफर्ट मारना है, तो शायद एक ह्यूमन बॉडी के लिए वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन इतने एफर्ट डाल के ये आउटपुट निकालना पॉसिबल हो। करेक्ट? सर वो सब तो ठीक है, हम फाइनेंस में क्यों पढ़ रहे हैं ये देखते हैं थोड़ी देर में। द टर्म दैट वी आर यूजिंग इज कॉल्ड लिवरेज। मतलब यहां पे भी मैग्नीफाइंग इंपैक्ट आएगा, या मैग्नीफाइंग इफेक्ट आने वाला है। हाँ या ना? ठीक है, सुनना। फाइनल रिजल्ट्स एक बार बोल रहा हूं बहुत शॉर्ट में, वापस चलेंगे फिर। बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट फिक्स्ड कॉस्ट कंपोनेंट ओवर हियर, द लिवर्ड द मैग्नीफाइंग इम्पैक्ट बिकॉज ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट कंपोनेंट्स इन एन इनकम स्टेटमेंट। दोबारा, मेरे पूरे के पूरे इनकम स्टेटमेंट में, इनकम स्टेटमेंट डिस्कस कर रखा है ना हमने पिछली क्लासेस में, इनकम स्टेटमेंट में जो भी कॉस्ट आती हैं, अगर मैं उनको व्हाट डू यू कॉल दो ब्रैकेट्स में बांट दूं, फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट, तो जो फिक्स्ड कॉस्ट कंपोनेंट है उनकी वजह से लिवरेज का इंपैक्ट नजर में आएगा। यह है फाइनल रिजल्ट। ठीक है, अब क्या बोलना चाह रहा हूं इसको डिटेल में देखते हैं। एक बार ये टेक्निकल जार्गन्स इग्नोर करिए, लिवरेज विवरेज छोड़िए, लॉजिकल चीज सोचते हैं एक बार, ठीक है, और उसके बाद फिर पहुंच जाएंगे इस पे। लेट्स से आप जिम ज्वाइन करना चाहते हो, या आप लेट्स से स्विमिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, बैडमिंटन ज्वाइन करना चाहते हैं, और आपके सोसाइटी में या आपके लोकेलिटी में आपको ऑप्शंस मिले हैं दो। लेट्स से आई एम द जिम ओनर एंड आई हैव गिवन यू टू ऑप्शंस। फर्स्ट ऑप्शन इज टेक एन एनुअल सब्सक्रिप्शन, सेकेंड ऑप्शन इज पे एंड प्ले। आइए, पैसे दीजिए और जाइए। बैडमिंटन, स्विमिंग, जिम, वॉट एवर यू कॉल इट, जो भी आपके दिमाग में, इसमें आपको दो ऑप्शन है। पहला, पे फिक्स्ड फॉर 1 ईयर, दूसरा पे एज पर यूजेज। सिमिलरली इंटरनेट का भी ऐसा ही रहता है ना? आप या तो स्टैंडर्ड प्लान ले सकते हो, लेट्स से आई टुक अ स्टैंडर्ड प्लान विच इज 12,000 रुपीज पर एनम, एंड लेट्स से द सेकंड प्लान इज विच सेज दैट 1 GB का लेट्स से 100 रुपए ले रहे, समथिंग ऑन दीज लाइंस, वॉट एवर। करेक्ट? आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ आ रहा है? आपको एक सर्विस मिल रही है जिसमें या तो आप देखिएगा, या तो आप एनुअल जिम की मेंबरशिप के 48,000 रुपए पर ईयर दे दीजिए, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। सेकेंड ऑप्शन इज दैट यू पे 200 रुपीज पर विजिट, ₹200 पर विजिट। आप इन दोनों में से क्या प्रेफर करेंगे? कैंडिडेट ने कहा सर 48,000 प्रेफर करो। मैंने कहा क्यों? कह रहे सर वो सस्ता है। मैंने कहा ये तो नहीं दिख रहा मुझे। कह रहे सर 200 रुपए लग रहा है एक बार का। मैंने कहा हाँ। कह रहे सर महीने में जाओगे 30 बार। मैंने कहा ठीक, कितने पैसे लगेंगे? 6,000। साल के कितने होंगे?
72,000। ये तो कोई शरीफ आदमी है, मेरे जैसा तो है नहीं है। हाँ, मेरे जैसा तो जिम में साल के पैसे देने के बाद भी 10 दिन नहीं जा रहा। ओके, सो मुझे इनमें से कौन सा प्लान लेना चाहिए, दिस विल डिपेंड ऑन व्हाट, दिस विल डिपेंड ऑन माय प्रोबेबल यूजेज। अगर तो मैं एक ऐसा कैंडिडेट हूं जिसे डेली जिमिंग करनी करनी है, तो मैं क्या प्रेफर करूंगा इनमें से कि एक बार में 48,000 दे देते हैं और पूरे के पूरे साल अनलिमिटेड यूजेज लेते रहेंगे। और अगर मुझे पता है कि मैं बहुत स्पोरैडिक यूजर हूं, मतलब आज जाऊंगा, मतलब लेट्स से वंस अ वीक टाइप का यूजर हूं, देन दिस 200 रुपीज पर विजिट इज अ मच बेटर प्लान। क्यों? बिकॉज 200 रुपीज एक दिन का हुआ, एक हफ्ते का हुआ, महीने में 4 दिन चले जाऊंगा, वंस पर वीक, मोटा मोटा 4 टाइम्स जाऊंगा, 800 रुपये पड़ रहा है एक महीने का। साल का कितना पड़ जाएगा? 800 रुपीज इंटू 12, 9,600। यस नो? करेक्ट। अच्छा, मुझे एक बार ये निकाल के बताओगे कि मैं इनडिफरेंट किस पॉइंट पे होऊंगा, कितनी विजिट्स पे इनडिफरेंट होऊंगा? मतलब मैं ऐसा कितनी यूजेज करूं कि मुझे फर्क नहीं पड़ेगा कि मैं एनुअल पेमेंट प्लान लूं या यूजेज पेमेंट प्लान लूं। 240 यूजेज पे वो पड़ जाएगा अगर मैं 240 विजिट्स करने वाला हूं तो, हाँ या ना? देखना, मेरे दो प्लान्स थे। एक ऑप्शन था 48,000, दूसरा था 200 इंटू नंबर ऑफ विजिट्स। तो नंबर ऑफ विजिट्स कितने होंगे? 48,000/200 कितना आया? 240 विजिट्स, हाँ या ना? 240 विजिट्स, 240 विजिट्स अगर मैं कर रहा हूं, मंथली कितने विजिट्स हो गए डिवाइडेड बाय 12, 20 विजिट्स पर मंथ, हाँ या ना? if 240 visits, sorry, if I do 20 sessions per month या total of 240 sessions, then I should be indifferent, then मुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, then ये डिसीजन मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है ना? तो जब मुझे ये प्लान ऑफर किया मेरे जिम वाले ने, या बैडमिंटन वाले ने, या स्विमिंग वाले ने, तो मैं क्या सोच रहा हूँ? मैं मन में सोच रहा हूँ कि अगर तो मैं महीने में 20 बार जाने वाला हूं। अच्छा, मुझे ये बताना, इनफैक्ट लेट्स लेट्स जस्ट मेक इट वेरी स्ट्रक्चर्ड। अगर मेरे 20 विजिट्स होने वाले हैं तो यहां पे क्या प्रेफर करूंगा? इनडिफरेंट। लेस देन 20 विजिट्स पे क्या प्रेफर करूंगा? यूजेज प्लान। राइट, और उससे ज्यादा मैं क्या प्रेफर करूंगा? फिक्स प्लान। यस नो, आर यू विथ मी टिल दिस पॉइंट? ओके, अब लेट्स से मैंने अगर एक फिक्स्ड प्लान लिया और उसके बाद मैंने पूरे साल में सिर्फ 2-4 ही विजिट्स की, तो क्या वो मुझे बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ने वाला है? मैंने सोचा कि हाँ हाँ, आई विल बी वेरी डिसिप्लिन्ड दिस ईयर, आई टुक एन एनुअल प्लान एंड देन आई वेंट टू द जिम फॉर क्रेजी 4 टाइम्स दिस ईयर, तो हर विजिट 12,000 की पड़ गई, हाँ या ना? यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? ओके, कुल मिला के इतने से मेरी लर्निंग क्या थी? इस एग्जाम्पल से लर्निंग क्या थी कि अगर मेरे पास ऑप्शन है कि मैं एक फिक्स्ड प्लान ऑप्ट करूं, एक फिक्स्ड कॉस्ट ऑप्ट करूं, वर्सेस दूसरा वाला वेरिएबल कॉस्ट है, पे पर यूजेज इज वेरिएबल कॉस्ट, जितना कंज्यूम करोगे उतने पैसे देते जाओ, तो मुझे क्या प्रेफर करना चाहिए? इट विल डिपेंड ऑन द यूजेज। करेक्ट। ओके, और ऑप्शंस दे रहा हूं आपको, सुनिएगा। लेट्स से आपने सोचा कि लेट्स से यू आर अ होम बेकर। ठीक, सुना होगा ना आपने ये ऑनलाइन, ये इंस्टाग्राम वगैरह में बहुत लोगों को देखा होगा, बहुत जैजी से केक्स वेक्स बनाते हैं, 10-10 हजार रुपए के छोटे छोटे केक्स होते हैं। मुझे देख के लगता है पता नहीं कौन खा रहा हुआ इन्हें। हाँ, लेट्स से यू आर वन ऑफ द होम बेकर्स, यू आर अ केक डिजाइनर, केक आर्टिस्ट, वॉट एवर।
आपने सोचा कि लेट अस एक्सपैंड, बिजनेस एक्सपैंड करते हैं। यू थॉट ऑफ ओपनिंग अ न्यू स्टोर। अभी तक आप घर पर बेक कर रहे थे, सिर्फ ऑनलाइन प्रेजेंस था आपका। अब आपने कहा फिजिकल प्रेजेंस होना चाहिए। यू सेड ओके, आई ओपन एन ऑनलाइन स्टोर, यू आई ओपन अ ब्रिक एंड मॉर्टर ऑफलाइन स्टोर। नाउ यू स्टार्टेड थिंकिंग कि कहां ओपन करूं मैं ये स्टोर, एंड यू थॉट दैट लेट अस ओपन इट एट अ वेरी फैंसी मॉल, है ना। इसके कस्टमर्स तो वहीं मिलेंगे, स्टैंडर्ड बेकर्स हैं, वो अपना प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं। लेट्स से 1,000 रुपी पर केक, 800 रुपी पर केक, यू हैव टू चार्ज 2,500 रुपी पर केक। यू नीड दैट निश ऑडियंस जो उसके पैसे दे, जो उतना प्रीमियम दे। यू थॉट ओके, लेट अस ओपन इट एट डीएलएफ सिलेक्ट सिटी वॉक, एम्बियंस ऐसे किसी मॉल में ओपन करते हैं, एक छोटा सा कायोस्क, एक छोटा सा स्टोर ओपन कर लेते हैं। ठीक। आप डीएलएफ से बात करने के लिए पहुंचे, डीएलएफ ने आपको बोला, डीएलएफ ने आपको कहा कि 50,000 पर मंथ इज द रेंट ऑफ एन 8x8 शॉप। ठीक। इसके साथ मेंटेनेंस आएगा 15,000 रुपए का, इलेक्ट्रिसिटी आएगी 10,000 रुपए की, 25,000 रुपए आ जाएगी सैलरी, वन स्टाफ। टोटल कितना कॉस्ट आ रहा है महीने का? 1 लाख रुपए का पर मंथ का कॉस्ट आ रहा है। साल की कॉस्ट 12 लाख रुपए। हाँ या ना? एग्जाम्पल क्लियर है अभी तक के? डीएलएफ गेव यू दिस प्रोपोजिशन। या एक काम करते हैं, अभी के लिए मैं सिर्फ इतना पकड़ ले रहा हूं, इसके ब्रेकअप को छोड़ो, इसके ब्रेकअप को छोड़ दीजिए। ये कॉस्ट आ रही है। डीएलएफ ने आपको कहा कि आप आइए शॉप ओपन करिए, 8x8 की शॉप देंगे, रेंट हमारा, इलेक्ट्रिसिटी हमारी, एक सेल्स का स्टाफ भी मैं दे दूंगा। तो डीएलएफ आपसे कुल मिला के लाख रुपए महीने का या 12 लाख रुपए साल का ले रहा है, हाँ या ना? आर वी गुड टिल दिस पॉइंट? करेक्ट। क्या आपको इमीडिएटली बहुत ज्यादा प्रेशर फील होगा, यार लाख रुपए महीने का तो इनको देना है? यस नो? लेट्स से आपकी पिछले साल तक की महीने की सेल ही 1.25 लाख की थी, लाख की थी, 80,000 की थी। आपको लगेगा 80,000 रुपए कमाऊं, लाख रुपए इनको दूं, ये तो बहुत बड़ी पागलपंती है। हाउ विल आई मेक दिस बिजनेस? लेट्स से आपने ये चीज डीएलएफ को समझाई। आपने डीएलएफ को कुछ ऐसा बोला, आपने डीएलएफ को ये चीजें बताई, आपने उसे कहा लास्ट ईयर सेल्स इज लेट्स से 15 लाख रुपए। ठीक। कोई फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है, जीरो फिक्स्ड कॉस्ट, घर पे हूं मैं, ठीक है ना। ऑल वेरिएबल कॉस्ट। नेट प्रॉफिट मार्जिन इज 50%। कितना प्रॉफिट बच रहा होगा आपको? 7.5 लाख। एग्जाम्पल क्लियर है यहां तक? अगर किसी को एग्जाम्पल में कोई भी डाउट है तो प्लीज जीरो लिखिएगा चैट बॉक्स में। वीसी इज वेरिएबल कॉस्ट, सारी की सारी जो भी कॉस्ट है, वो सारी की सारी जो नेचर है, इट्स ऑल वेरिएबल कॉस्ट, ऑल वेरिएबल कॉस्ट इन्वॉल्व। ठीक। नेट प्रॉफिट हुआ 7.5 लाख रुपए का। विथ मी सो फार? आपने डीएलएफ को बोला बॉस, 15 लाख रुपए की मेरी सेल थी लास्ट ईयर, 7.5 लाख मैं कमा रही थी, तुम मांग रहे हो 12 lakhs, आई कांट सस्टेन दिस। डीएलएफ का आर्ग्यूमेंट क्या होगा? डीएलएफ विल से दैट ये सेल तुम्हारी घर बैठ के हो रही थी, ये सेल थी तुम्हारी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, हाँ या ना? ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की सेल थी 12 लाख रुपए की, सॉरी 15 लाख रुपए की। अब ऑफलाइन की सेल सेपरेट होगी बॉस, व्हाई आर यू वरीड? सही बोल रहे हैं ना? वो डीएलएफ सेलेक्ट सिटी वॉक में जो कस्टमर्स वॉक इन करेंगे उनकी भी तो सेल्स होंगी, यही वाली सेल्स स्टैग्नेंट थोड़ी रह जाएंगी, you'll get some extra sales as well. So DLF tells you that why are you worried? डीएलएफ ने आपको एक डेटा दिया, डीएलएफ ने आपको बोला कि एग्जिस्टिंग बेकरीज इन दिस मॉल इज 5 एग्जिस्टिंग बेकर्स हैं और सबकी एवरेज सेल्स इज लेट्स से 2 लाख पर मंथ। ठीक। डीएलएफ ने आपको क्या बोला?
डीएलएफ ने बोला कि इसी मॉल में 5 बेकर ऑलरेडी हैं, सबका 2-2 लाख का ऑन एन एवरेज काउंटर है, तुम्हारा भी हो जाएगा, वाई आर यू वरीड? फेयर एनफ एडवाइस। इसको 2 लाख को भी पहले 3 लाख रुपए कर लेते। डीएलएफ ने कहा 3 लाख रुपए की सेल है उनकी। योर काउंटर आर्ग्यूमेंट इज, ठीक है तुम्हारे पास नहीं खोलते, बाहर खोल लेते हैं, सिलेक्ट सिटी वॉक से बाहर खोल लेता हूं, तुम रेंट बहुत ज्यादा ले रहे हो। दे टेल यू दैट सिलेक्ट सिटी वॉक का जो कस्टमर होता है वो बहुत प्रीमियम होता है, वो बाहर ऐसे राह चलते छोटी सी बेकरी से नहीं परचेज करेगा, ही वॉन्ट्स टू शॉप एट अ प्रीमियम प्लेस। सिलेक्ट सिटी वॉक्स गिव्स यू अ प्रीमियमनेस। आप यहां पे ओपन हो तो लोग आएंगे आपके पास, ऐसे तो रोड पे भी कॉफी मिल रही है, चाय मिल रही है, फिर भी ब्लू टोकाई को दे ही रहे हैं ना लोग 500-500 रुपए के कॉफी के, तो देने वालों की कमी नहीं है। यू हैव टू बी एट द राइट प्लेस, ब्रांड मैटर करता है, फलाना ढिमकाना, उसने बहुत ज्ञान दिया। ठीक। आपने कहा ऑल सेड एंड डन, मुझे बहुत डर लग रहा है कि मैं किस तरीके से लाख रुपए पर मंथ का फिक्स कॉस्ट कमिट कर लूं, नहीं हुई सेल तो। अगर इतने लोग एग्जिस्टिंग बैठे हैं मतलब भाई कंपटीशन बहुत ज्यादा होगा, मेरे पास नहीं आए तो। डीएलएफ सेज दैट अरे हमें 101% गारंटी है, सेल्स तो आई जाएगी तुम्हारी, 3 लाख की तो मिनिमम सेल्स गिन के ही रखो। ये डिस्कशन मेरे साथ हो रहा था, मैंने कहा आपको 100% गारंटी है 3 लाख की सेल आ जाएगी? मैंने कहा हाँ। उन्होंने कहा हाँ। ऐसे फिर एक काम करते हैं, आपकी लाख रुपए का रेंट डन, सिर्फ एक मतलब लाख रुपए का रेंट डन, लाख रुपए मैं आपको हर महीने दूंगा, दिस डन। लेट्स हैव, लेट्स जस्ट स्ट्रक्चर इट स्लाइटली डिफरेंटली। मेरी एक कंडीशन है, मैं तुम्हें लाख रुपए दूंगा ही दूंगा, मेरी एक कंडीशन है, तुम्हारे हिसाब से मेरी सेल 3 लाख की आई जाएगी? लेट्स डू वन थिंग, मैं जो भी सेल्स करता हूं उसमें 1/3 तेरा। साउंड फेयर, यस नो? समझ आ गया ना क्या बोलना चाह रहा हूं? डीएलएफ मुझे बोल रहा है कि तेरी 3 लाख की सेल तो यहां पे आई जानी है, तेरे ओपन करने की देर है बस। मैंने कहा ठीक है ना, फिर तू मुझसे फिक्स 1 लाख रुपए क्यों ले रहा है? तू मुझसे 1/3 ऑफ द सेल्स ले ले, क्योंकि वो मुझे कह रहा था ये तो मिनिमम आ जानी है, क्या पता 5 आ जाए, तो मैंने कहा बहुत बढ़िया, तू भी ज्यादा कमाएगा। सही डील बोली है ना मैंने? आई सेड चार्ज मी 1/3 ऑफ द सेल्स। वो मुझसे क्या मांग रहा था? 1 लाख पर मंथ। मैंने उसे क्या दिया? 1/3 ऑफ सेल्स। हम दोनों क्या डिफरेंट करना चाह रहे हैं? वो 1 लाख रुपए महीने के मांग रहा है, मैंने उसे क्या बोला? 1/3 ऑफ सेल्स। मैंने 1/3 ऑफ सेल्स क्यों बोला? बिकॉज मुझे डर लग रहा था, मुझे लगा अगर पहले महीने में गलती से मेरी सेल सिर्फ और सिर्फ 60,000 रुपए की हुई तो भी मैं उसे लाख रुपए का रेंट दे रहूंगा। आई डोंट वॉन्ट टू बियर दैट पेन। अगर मेरी सेल्स 60,000 होगी तो मैं रेंट कितना दूंगा इस केस में? 1 लाख। और ये वाले सिनेरियो में कितना दूंगा? 20,000 रुपए। हाँ या ना? करेक्ट? सही बोल रहा हूं ना? तो मुझे क्या प्रेफर करना चाहिए? मुझे 1/3 ऑफ सेल्स प्रेफर करना चाहिए, मतलब मुझे फिक्स्ड कॉस्ट नहीं बियर करनी चाहिए, मुझे रेंट को भी वेरिएबल कॉस्ट बना के बियर करना चाहिए। हाँ या ना? सही बोल रहा हूं? ओके, इसको थोड़ा सा और चेंज करते हैं। ये मेरा डिस्कशन हो रहा था, मान लो डीएलएफ मान गया, डीएलएफ ने कहा ले लो करण जी आप, द शॉप इज योर्स, पे मी 1/3 ऑफ सेल्स एंड वी आर गुड। ठीक। जिस दिन मैंने ये शॉप रेंट पे ली उसके अगले दिन ही मैकडीज पहुंचा। मैकडीज ने कहा हमें अपना स्टोर ओपन करना है। डीएलएफ ने कहा आओ। मैकडीज कह रहा है यहां सेल हो जाएगी। डीएलएफ कह रहा है गारंटीड 10 लाख की सेल, 30 लाख की सेल हो जाएगी आपकी। देखना, ये था मेरे साथ डिस्कशन। अब देखना डिस्कशन विद मैकडीज। सिलेक्ट सिटी वॉक, यही नाम है ना मॉल का? हाँ हाँ वही, करेक्ट। देखना एक बार, मैकडीज को रेंट पे चाहिए। मैकडीज अप्रोचेस सिलेक्ट सिटी वॉक डीएलएफ कि भाई मुझे जगह दे दीजिए रेंट पे, और उससे पूछ रहा है कि सेल कितनी हो जाएगी, क्या लगता है? सिलेक्ट सिटी वॉक कह रहा है कि मेरे पास जो भी बर्गर चेन्स हैं
उनकी एवरेज सेल 30-35 लाख की आती है। मैकडीज ने पूछा रेंट कितना लोगे। डीएलएफ कह रहा है मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे ऊपर कोई प्रेशर आए कि पहले दिन से सेल करनी है, तुम मुझे 1/3 ऑफ सेल्स दे देना। अब क्या बोलना चाह रहा है डीएलएफ? डीएलएफ क्या बोलना चाह रहा है? डीएलएफ ये बोलना चाह रहा है कि 30 लाख की सेल, मतलब जो भी तुम्हारी सेल होती है उसका 1/3 मैं ले लूंगा, हाँ या ना? डीएलएफ इन्हें फिक्स्ड रेंटल क्यों नहीं मांग रहे इनसे? क्योंकि डीएलएफ को ये लग रहा है कि क्या पता मैकडीज खुल रहा है, इसकी दबा के सेल्स होगी, तो ये जितना कमाए उतना मैं भी बढ़ जाऊं। तो इनके साथ कौन सा कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं? वेरिएबल वाला। अगर सेल गिरी तो डीएलएफ कम कमाएगा, अगर सेल बढ़ी तो डीएलएफ ज्यादा कमाएगा। डीएलएफ सोच रहा है अगर मैकडीज की सेल्स गिरी तो मैं कम कमाऊंगा, मैकडीज की सेल्स बढ़ी तो मैं ज्यादा कमाऊंगा, और गिरने वाली कभी है नहीं, वो बढ़ी ही सेल्स आएगी, तो मैं हमेशा ज्यादा कमाऊंगा। और वो किसी एमएसएमई या किसी अननोन ब्रांड को क्या बोल रहा है? कह रहा है मैं तुमसे फिक्स लूंगा, सेल्स गिरी तो मैं कम कमाऊं, बढ़े तो मैं ज्यादा कमाऊं, मुझे ये रिस्क नहीं चाहिए, मुझे तुम एक फिक्स नंबर दे दो, हाँ या ना? आपको दोनों टाइम पे नेगोशिएशन में डिफरेंस लग रहा है? हाँ, यहां पे डीएलएफ क्या मांग रहा था? फिक्स्ड। लेकिन बेकरी वाले को क्या देना चाहिए? वेरिएबल। अच्छा मुझे बताओ, मान लो मैकडीज के एंड से ऑपरेशंस हेड करता हूं मैं क्या डीएलएफ वालों से बात करने के लिए, वो कह रहा है यार 1/3 ऑफ सेल्स हम चार्ज करेंगे एज रेंटल। मैंने बोला तेल लेने गया, जो तुम्हारा डेटा है लेट मी सी कि जो 5 7 10 प्रीमियम मॉल्स में मेरे स्टोर नॉर्थ इंडिया में खुले हुए हैं, एक बार एम्बियंस की सेल्स देख लेता हूं, है ना? एक बार नोएडा में कोई अच्छे मॉल्स होंगे उनकी सेल्स देख लेता हूं, ऐसे 5 7 10 मॉल्स में जो मेरी एवरेज सेल्स आ रही है वो देख लेता हूं। मैंने अपनी एवरेज सेल्स देखी 1 करोड़ रुपए महीना या 1.5 करोड़ रुपए महीना, 1.5 CR पर मंथ। ठीक है भाई, ये तुम्हारे 5 खोले भी हुए हैं तो अननोन बेकर है, अननोन बर्गर आउटलेट से कौन जानता है इनको? मैंने अपना डेटा देखा, मेरा डेटा बोलता है कि बॉस 1.5 करोड़ रुपए का पर मंथ का सेल्स आ रहा है, और ये मुझसे मांग क्या रहा है? 1/3 ऑफ सेल्स। तो 50 लाख रुपए तो मैं इसको रेंट पे दे दूंगा। मैं इसके लिए कमा रहा हूं कि खुद के लिए? यहां पे मैं क्या बोलूंगा मैकडीज को? मैं बोलूंगा तुम बताओ तुम्हारी एवरेज सेल कितनी है यहाँ पे बर्गर आउटलेट्स की? उसने कहा 30 लाख। मैंने कहा तुम मुझसे 1/3 लेना चाहता है ना? उसने कहा हाँ। मैंने कहा फिर फिक्स ही ले लेना तू, यू कैन बी रेस्ट एश्योर्ड, व्हाई आर यू टेकिंग एनी चांस कि मैं चलूं या ना चलूं? तू मुझसे 10 लाख रुपए ले, नक्की कर, हाँ या ना? दोबारा, अगर मैं कंपनी हूं जिसको कॉस्ट बियर करनी है, तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? मैं ये बोलना चाह रहा हूं अगर मैं छोटा प्लेयर हूं, इफ आई हैव जस्ट स्टार्टेड आउट, व्हाट सॉर्ट ऑफ कॉस्ट डू आई प्रेफर? वेरिएबल कॉस्ट। एंड इफ आई एम अ प्रो प्लेयर, व्हाट सॉर्ट ऑफ कॉस्ट डू आई प्रेफर? फिक्स कॉस्ट। ये बात बहुत अच्छे से समझ आती है तो 1 लिखिएगा चैट बॉक्स में। दैट ब्रिंग्स मी टू माई नेक्स्ट पॉइंट। मुझे बताइए, हमने बात की है क्या टाइप, मतलब व्हाट इज वेरिएबल कॉस्ट, व्हाट इज फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में? नहीं ना, ओके। कॉलेज में पढ़ा हुआ होगा आप लोगों ने, वेरिएबल कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है बताएंगे? अब एग्जाम्पल मत देने लग जाना, मैं मीनिंग पूछ रहा हूं। व्हाट इज वेरिएबल कॉस्ट, व्हाट इज फिक्स्ड कॉस्ट, ये बताइए। इनफैक्ट लेट्स डू वन थिंग, ये वाला डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे, एक बार ये वाला वीडियो यही एंड करता हूँ, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट का डिस्कशन अगले वीडियो में करते हैं, आइए। टाइप्स ऑफ कॉस्ट डिस्कस कर रहा हूं इस वीडियो में, देखिएगा। There's something called as variable cost and then there's something called as fixed cost. Let's say I'm running a pizza store, वही ठेला, है ना, कायोस्क। ठीक, मैंने एक अवन परचेज किया 1 लाख रुपए का,
ठीक। और इसकी जो लाइफ है वो 10 ईयर्स है। रेंट दे रहा हूं 25,000 रुपये पर मंथ का। अब इसके आगे की डिटेल सुनना। वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा देखना। मान लीजिए मैंने सेल्स की, मैंने नंबर ऑफ पिज्जा जो टोटल सेल किए वो है लेट्स से 1000। ठीक। और मैंने जो सेल्स किए, सेल्स प्राइस पर यूनिट वो है 400 रुपीज की। तो मेरी सेल्स कितनी हुई है? 4 lakhs। यस नो? लेस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। 1000 यूनिट्स पे ही मैंने कुछ कॉस्ट भी बियर की होगी। क्या कॉस्ट आई होगी बताना। लेट्स से मैंने पिज्जा के लिए डो यूज किया होगा, फ्लावर व्हीट, जिससे वो पूरा का पूरा उसका बेस बना होगा। चीज, बटर, टॉपिंग, सॉसेस, ये सारा कुछ मैंने लगाया कि जनरली 35% आती है कॉस्ट। अगर आप डोमिनोज वगैरह किसी की इनकम स्टेटमेंट देखोगे 35% कॉस्ट आती है। 30 मान लेते हैं मेरे केस में, चलो 30%। ये कितने की आई? 120 रुपए की। मेरी टोटल कॉस्ट कितनी लगी? 1,20,000 की। आर यू विथ मी सो फार? मेरी जो टोटल कॉस्ट आई, मेरी एक पिज्जा को बनाने के पीछे मेरी कॉस्ट कितनी आ रही है? 120 रुपए की। 120 रुपए का माल लगा रहा हूं मैं, यही बोलते हैं ना। 120 का माल लगाया है और 400 का बेचा है। तुम जो पिज्जा 400 का लेते हो जाके 120 का पड़ा है उसको, ठीक है ना। उसके बचे कितने पैसे? 2,80,000 रुपए। विथ मी सो फार? और क्या क्या खर्चा होगा उसका? लेट्स से रेंट एंड डेप्रिसिएशन। रेंट कितना दिया? 25,000 पर मंथ। लेट्स से ये पूरा मंथली कैलकुलेशन ही चल रहा है, ठीक है। दिस इज 25,000 पर मंथ। और डेप्रिसिएशन कितना होगा? अरे यार, डेप्रिसिएशन नहीं हुई। एक सेकंड रुक, नहीं वो फिर साल का होगा, फिर पर मंथ करना पड़ेगा, कांड है वो भी। एक सेकंड रुको, इसको 10,000 कर दो। एक सेकंड रुक जाइए, जस्ट 1 सेकंड। ये 10,000 है, दिस इज 40 lakhs, दिस इज 12 lakhs, दिस इज 28 lakhs। रेंट कितना हो गया? 25,000 पर मंथ इंटू 12, 3 लाख पर है ना। ये एनुअल नंबर बोल दे रहा हूं, ठीक है ना। मैं साल का डेटा बोल दे रहा हूं। मान लो 10,000 पिज्जा बेचे, तो साल का रेंट कितना? 3 लाख। ईबिटडा कितना होगा बताना? 25 लाख। डेप्रिसिएशन कितना होगा? 10 लाख। लाइफ इज दिस, 1 लाख रुपए की। ईबिट कितना होगा? 24 lakhs। आर यू विथ मी सो फार? श्योर? यहां तक किसी को कोई भी फ्रिक्शन है तो प्लीज पूछिए। सारा का सारा डेटा एनुअल है। ये एनुअल सेल्स लिखी है 10,000 यूनिट्स की, ठीक है जी। 40 लाख की सेल की, 12 लाख का माल लगा था, 28 लाख बच्चे। 28 लाख में से 3 लाख रुपए क्या हुआ? 3 लाख रुपए रेंट देना पड़ा, 25 लाख। 25 लाख में से 1 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन लगा, 24 लाख रुपए हाथ में आए। लेट्स से देयर इज नो इंटरेस्ट, नो टैक्स। लेट्स से देयर इज नो इंटरेस्ट, नो टैक्स। तो जितना ईबिट है यही क्या हो जाएगा? ईबीटी। और जितना ईबीटी है उतना ही क्या हो जाएगा? ईएटी। मतलब यही है नेट प्रॉफिट, हाँ या ना? सर इंटरेस्ट और टैक्स कैसे नहीं हो सकता? मेरा एग्जाम्पल, मेरी मर्जी। कमाल है। ठीक। विथ मी सो फार? गुड बिजनेस और बैड बिजनेस? लुक्स लाइक अ वेरी गुड बिजनेस, अमेजिंग बिजनेस है। पढ़ाई वढ़ाई छोड़ो, तंदूर लेके आते हैं चलो।
चालू करें बनाना। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ, गॉड फॉरबिड यही धंधा रहता, लेकिन सेम बिजनेस, बट द ओनली डिफरेंस इज दैट, लेट्स से जो मेरी सेल्स है वो 10,000 ना होके सिर्फ 1,000 हुई होती, तब क्या होता? इफ द क्वांटिटी इज नॉट 10,000, इट इज 1,000, देन व्हाट विल हैपन? पर यूनिट कितना है ये? 400। मेरी टोटल कितनी आएगी? 1,000 इंटू 400 कितना आएगा? 4 लाख। 1,000 इंटू 120, 1,20,000। कितना बचा? 2,80,000। हाँ या ना? अच्छा, मुझे यहां पर बताना, सेल्स कितना था, सॉरी, रेंट कितना था? रेंट था 3 लाख रुपए, हाँ या ना? अगर मैं रेंट पर यूनिट निकालता, क्या निकाल सकता था रेंट पर यूनिट? कितना आता रेंट पर यूनिट ये पहले वाले केस में? रेंट पर यूनिट कितना आता? 3 लाख का रेंट दिया है, और साल भर में कितने पिज्जा बेचे हैं मैंने? साल भर में कितने पिज्जा बेचे हैं मैंने, बताओ? साल भर में बेचे हैं 10,000 पिज्जा। तो रेंट कितना आता ये बताना। रेंट आता 3 lakhs डिवाइडेड बाय 10,000, कितना आता? ₹30 पर यूनिट, हाँ या ना? एक तरीके से मैं ये बोल देता कि यार, मैं रेंट दे रहा हूं 3 लाख का और 10,000 पिज्जा बेच रहा हूं, तो मैं हर पिज्जा के पीछे 30 रुपए का रेंट भी भर रहा हूं एक तरीके से, हाँ या ना? ओके। ये 1 लाख रुपए का जो डेप्रिसिएशन है, मुझे पर पिज्जा की कॉस्ट कितनी पड़ती है बताओगे? 10,000, 1 लाख का डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय 10,000 यूनिट्स, ये कितना हो गया? 10 पर यूनिट, हाँ या ना? सही लिखा है गलत लिखा है? सर एकदम ठीक लिखा हुआ है। दोबारा देखना, मैंने पर यूनिट कॉस्ट लिखी है आपके लिए। मैंने पर यूनिट कॉस्ट लिखी है। एक यूनिट बिक कितने का रहा है? 400 का। माल कितने का लग रहा है? 120 का। हर यूनिट पे रेंट कितने का आ रहा है? 30 रुपए का। हर यूनिट पे डेप्रिसिएशन कितना है? 10 रुपए का, हाँ या ना? हर यूनिट पे प्रॉफिट कितना आ रहा है? हर यूनिट पे प्रॉफिट कितना आ रहा है ये बताओ मुझे। 10,000 पीसेज हैं, 24 लाख ये है, तो 24 लाख डिवाइडेड बाय 0.1 lakhs कितना आया? 240 रुपए। अभी तक की कैलकुलेशन सारी की सारी क्लियर है तो वन लिखिए चैट बॉक्स में। इफ दिस कैलकुलेशन इज क्लियर, राइट वन इन द चैट बॉक्स। एवरीवन क्लियर अबाउट द कैलकुलेशन? एनीवन हैविंग एनी डाउट्स, प्लीज आस्क नाउ। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये देखिएगा, ये मेरी अभी तक का मेरा प्रॉफिट कितना है? 2,80,000। मैं रेंट कितना दूंगा ये बताओ? क्या मैं 3 लाख का रेंट दूंगा, या मैं 30 रुपए पर यूनिट के हिसाब से 1,000 यूनिट्स का 30 इंटू 1,000, 30,000 का रेंट दूंगा? 30,000 या 3 लाख? 2 से 3 लाख, शो ऑफ हैंड्स। सुनना, लेट्स से मैं लैंडलॉर्ड हूं, मुझसे आपने जगह ले ली पिज्जा स्टोर की। ठीक, मतलब आपने मुझसे जगह ले ली और वहां पे पिज्जा स्टोर खोल लिया। आपकी पहले साल में 10,000 पिज्जा बिके। मैं आपसे रेंट कितना लूंगा? मैंने रेंट कितना तय किया आपसे? 25,000 महीना, साल का 3 लाख। आपने कितने पिज्जा बेचे? 10,000। तो आपको पर यूनिट कॉस्ट कितनी पड़ी? 3 लाख बाय 10,000, 30 रुपए यूनिट। ठीक। मैं सेकेंड ईयर में आया, दूसरे साल के बाद में आया, मैंने कहा भाई वो रेंट दे दो। तुमने कहा पिछले साल 10,000 पिज्जा बिके थे, मैंने कहा बहुत बढ़िया। तुमने कहा इस साल सिर्फ 1,000 बिके, मैंने कहा मेरे बाप का क्या जाता है। मैं तुमसे रेंट कितना लूंगा? 3 लाख। मेरा तुम्हारा तय क्या हुआ है? 25,000 महीना, 3 लाख साल। तेरे 10,000 बिके तो तेरे 1,000 बिके तो बढ़िया, एक बिके तो बढ़िया। तूने पूरे साल स्टोर ही नहीं खोला, तूने मुझसे स्टोर लिया और उसके बाद पूरे साल चलाया ही नहीं, बंद था सब।
क्या मैं तब भी रेंट लूंगा? हाँ। क्या मुझे परवाह है तुम्हारी कितनी सेल हो रही है? ना। इतना अच्छा आदमी नहीं हूं मैं। मैंने तुम्हें जगह दी है भाड़े पे। रेंट किस बात का ले रहा हूं मैं? बिकॉज ऑफ यू यूजिंग इट। तुम कितनी सेल करोगे, इट्स नन ऑफ माई प्रॉब्लम, हाँ या ना। मैं रेंट कितना पे करूंगा? 3 लाख का। सॉरी, मैं रेंट कितना चार्ज करूंगा? 3 लाख का। तुमने मुझे 3 लाख का रेंट दिया और उसके बाद मन में सोचा होगा 3 लाख का तो रेंट दे दिया, सिर्फ 1000 पिज्जा बेचे हैं। तो पर यूनिट कॉस्ट कितनी आई? 3 लाख डिवाइडेड बाय 1000। अब आ गई 300 रुपए पर यूनिट की कॉस्ट, हाँ या ना? देखना एक बार। मेरी पर यूनिट कॉस्ट कितनी आई है? 1000 यूनिट्स है, टोटल 3 लाख है। पर यूनिट कॉस्ट कितनी आई? 300। अच्छा मुझे यहां बताना, यहां कितनी आई थी सेल्स? पर यूनिट कितनी थी? 4 लाख बाय 1000, 400। 1,20,000 बाय 1000, 120। हाँ या ना? ये कॉस्ट कितनी आई है? ये 300 है। अच्छा मुझे बताओ, यहां भी 400 थी, यहां भी 400 है, यस नो? यहां 120 है केस वन में, केस टू में भी 120 है, यस नो? केस थ्री में ये 30 है और ये 300 है। क्या ये डिफरेंट ही होना चाहिए या नहीं सेम ही आना चाहिए? ये डिफरेंट ही होना चाहिए। प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग। आपने सुना होगा ना कि, अच्छा चलो ठीक है, एक बार इसके बारे में बात करेंगे। मैं कुछ लिंगोस बोलने वाला था कॉमन उसके, बट बात करेंगे इसके बारे में थोड़ी देर में। ये कॉस्ट जो है ये सेम रह रही है, और ये वाली जो कॉस्ट है ये डिफर हो रही है, हाँ या ना? ये 30 रुपए यूनिट है, ये 300 रुपए यूनिट है, यस नो? अच्छा इसका अगला, डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन कितना लगेगा आपको इस साल का? लाख रुपए का, क्योंकि आपने 10 लाख की मशीन ली थी, साल का डेप्रीसिएशन 1 लाख का। आपने यूनिट्स कितने प्रोड्यूस किए? 1000। डेप्रीसिएशन पर यूनिट क्या हो जाएगा? 100। ये सेम रह गया या बढ़ गया? बढ़ गया। नेट प्रॉफिट कितना आएगा? 2,80,000 में से 3 लाख गया और 1 लाख गया, कितना बचा? 1,20,000 का लॉस आ गया। आंसर दीजिएगा मुझे। वेरिएबल कॉस्ट इज द कॉस्ट दैट रिमेन्स सेम, हाँ या ना? ये तो सेम ही तो है, 400 एंड 400। वेरिएबल कॉस्ट इज द कॉस्ट दैट रिमेन्स सेम और कांस्टेंट एट अ पर यूनिट लेवल, हाँ या ना? ट्रू। Variable cost is remaining true. Variable cost is remaining same at a per unit level. True है ये. Fixed cost is a cost which remains same at an overall level. Fixed cost is a cost which remains same at a total level, but decreases at a per unit level when the output increases. हाँ या ना? वेरिएबल कॉस्ट क्या थी? जो टोटल में चेंज होती है लेकिन पर यूनिट में कांस्टेंट रहती है। और फिक्स्ड कॉस्ट क्या थी? जो टोटल में कांस्टेंट होती है और पर यूनिट में चेंज होती है, हाँ या ना? यस नो? वेरिएबल कॉस्ट टोटल में चेंज होती है, इसका क्या मतलब है? अगर नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़े तो कॉस्ट बढ़ेगी, नंबर ऑफ यूनिट्स घटे तो कॉस्ट घटेगी, हाँ या ना? और फिक्स्ड कॉस्ट कैसी कॉस्ट है? जो नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़े तो कॉस्ट पर यूनिट गिरेगी, और नंबर ऑफ यूनिट्स गिरे तो कॉस्ट पर यूनिट बढ़ेगी, हाँ या ना? देखना एक बार, सब कुछ करेक्ट बोला या नहीं?
मैप करिए एक बार। फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट के नेचर में फर्क देखिएगा। मेरे जितने पिज्जा बनेंगे मुझे उतना उतना मटेरियल खरीदना पड़ेगा, उतने उतना चीज परचेज करना पड़ेगा, उतना बटर परचेज करना पड़ेगा, उतना चीज परचेज करना पड़ेगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, बिकॉज ये सारा क्या है, कंज्यूमेबल है। मतलब जितनी जितनी सेल होती जाएगी उतना उतना प्रोडक्शन करना पड़ेगा। ठीक है ना? तो मान लीजिए मैंने नया स्टोर खोला और पहले महीने में मेरा एक सिंगल पिज्जा नहीं बिका, तो क्या मेरा बटर का लॉस होगा? क्या मेरा चीज का लॉस होगा? क्या मेरा टॉपिंग्स का लॉस होगा? नो। लॉस कब होता? कि मैं बना के रख दूं और नहीं बिक रहा है। यहां तो बनाना ही नहीं है। सही बोल रहा हूं ना? आई एम नॉट लूजिंग आउट ऑन एनी कॉस्ट। मतलब अगर मेरी सेल्स बढ़ रही है तो मैं ज्यादा बटर यूज करूंगा, सेल्स घट रही है तो कम से कम बटर यूज करूंगा। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या है? वो कॉस्ट जो आपकी सेल्स के साथ राइज करे, वो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट पर यूनिट क्या है? फिक्स कॉस्ट पर यूनिट, सॉरी, फिक्स कॉस्ट क्या है? फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट है जिसका सेल से कोई लेना देना नहीं है। मैंने रेंट देना है 3 लाख रुपए साल का। मैं एक यूनिट बेचूं तो 3 लाख देना है, 100 यूनिट बेचूं तो 3 लाख बेच देना है, 3 लाख यूनिट बेचूं तो भी 3 लाख ही देना है। करेक्ट? सर फिर ये पर यूनिट क्या था? यहां पर यूनिट देना पड़ रहा था। इन द फर्स्ट टू केसेस पर यूनिट कॉस्ट देनी पड़ रही थी। यहां 400 रुपीज पर यूनिट मिल रहे थे और यहां 120 रुपए देना पड़ रहा था। हाँ या ना? पिज्जा बेचूंगा, हर पिज्जा बेचने का 400 मिलता जाएगा। करेक्ट? और जब भी पिज्जा बनाऊंगा तो हर पिज्जा बनाने का 120 रुपया लगता जाएगा। सही बोल रहा हूं ना? तो ये दोनों के दोनों तो वास्तव में, रियलिटी में, नंबर ऑफ यूनिट्स पर ही बेस्ड है। हाँ या ना? करेक्ट? लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट नंबर ऑफ यूनिट्स पे बेस्ड ही नहीं था। फिक्स्ड कॉस्ट तो मेरे साल के यूजेज पे बेस्ड था। पूरे साल में एक भी पिज्जा नहीं बिका, क्या फिर भी मेरा डेप्रिसिएशन लग रहा है? हाँ। पूरे साल में एक भी पिज्जा नहीं बिका, क्या फिर भी मैं रेंट पे कर रहा हूं स्टोर का? हाँ। अगर मैंने मान लीजिए दो वेटर्स हायर, सॉरी, दो व्हाट डू कॉल, स्टाफ मेंबर्स हायर किए होते हु आर इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन, ठीक है ना, जो पिज्जा बनाते हैं। मैंने दो लोगों को हायर किया, 25,000 रुपए एक बंदे की तनख्वाह, दो की सैलरी 50,000। मैं 50,000 रुपए महीने का दे रहा हूं, पिज्जा नहीं बिका, तो क्या बोलूंगा उसको महीने के एंड में कि जा इस महीने की सैलरी नहीं आएगी? मेरे पिज्जा नहीं बिक रहे, जाते को रोटी भी नहीं मिलेगी, ऐसा? नो, इट्स नॉट हैपनिंग। आई विल स्टिल पे हिम दैट कॉस्ट, यस नो? हाँ। मैं खुद से निकाल सकता हूं ये चीज कि अगर मैंने 3 लाख साल का रेंट दिया और मैंने साल के 10,000 पिज्जा बेचे, तो पर पिज्जा मेरी कॉस्ट क्या आ रही थी? मैं ये कंप्यूट कर सकता हूं। मैं, मतलब मैं सिर्फ और सिर्फ एलोकेट कर रहा हूं, एपोर्शन कर रहा हूं, पे नहीं कर रहा हूं पर यूनिट बेसिस पर। ये बात समझ आती है आपको? पेइंग ऑन अ पर यूनिट बेसिस एंड एलोकेटिंग ऑन अ पर यूनिट बेसिस इज वेरी डिफरेंट। यहां मुझे पर यूनिट मिल रहा था, हाँ या ना? सेल्स के बेस में पर यूनिट मुझे मिल रहा था, हाँ या ना? मैं एक पिज्जा बेचता मुझे 400 मिलते, 10 बेचता 4,000 मिलते। मुझे कॉस्ट के केस में 120 रुपए पर यूनिट की एलोकेशन की, सॉरी, 120 रुपए पर यूनिट की कॉस्ट के हिसाब से पेमेंट करनी पड़ रही है, हाँ या ना? ये भी करेक्ट है। लेकिन क्या यहां मैं रेंट 3 लाख का ही दे रहा हूं, 10,000 व्हाट डू कॉल यूनिट्स की वजह से मैं 30 रुपए पर यूनिट बोल रहा हूं? सिमिलरली यहां 3 लाख रुपए की कॉस्ट में 1,000 यूनिट्स की वजह से 300 रुपए पर यूनिट बोल रहा हूं, यस और नो? फिक्स्ड कॉस्ट के बेस, फिक्स्ड कॉस्ट के केस में मैं पर यूनिट की कॉस्ट एलोकेट या एपोर्शन करता हूं। वेरिएबल कॉस्ट में पे ही पर यूनिट बेसिस पर करता हूं, हाँ या ना? इसीलिए वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रिमेन्स सेम इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रोडक्शन लेवल। बट बिकॉज बट बिकॉज फिक्स्ड कॉस्ट सेम होती है, नंबर ऑफ यूनिट्स चेंज होती जाती हैं, इस वजह से फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट की एलोकेशन चेंज होती जाती है, हाँ या ना? सही कह रहा हूं ना? आर वी क्लियर टिल दिस पॉइंट? श्योर, नो फ्रिक्शन इन दिस?
किस कॉस्ट को फिक्स बोलेंगे और किस कॉस्ट को वेरिएबल बोलेंगे, इट विल डिपेंड ऑन अ केस टू केस बेसिस। मेरे इस एग्जांपल में रेंट वाज अ फिक्स्ड कॉस्ट और अ वेरिएबल कॉस्ट। इस एग्जांपल में रेंट इज अ फिक्स्ड कॉस्ट और अ वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट, अगले साल में ये रेंट का मॉडल चेंज कर देता, मैं अपने लैंडलॉर्ड को बोलता कि मैं तुझे 1/3 ऑफ सेल्स पे करूंगा। रेंट इज अ फिक्स्ड कॉस्ट और अ वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट इसी केस में देख लो, मान लो रेंट इज 1/3 ऑफ सेल्स। एक सेकेंड रुकिए, अगर यहां पे रेंट, अगर मैं इसी केस में बोल दूं रेंट इज 1/3 ऑफ सेल्स, बताना रेंट कितना रह जाएगा। एक सेकेंड रुकिए, लेट्स से रेंट इज 1/3 ऑफ सेल्स, रेंट कितना रह जाएगा बताइए। लेट्स चेंज दिस। कितना आएगा बताइए, आइए करते हैं। ये आ गया 28 लाख। रेंट कितना आ गया, 1/3 ऑफ सेल्स, 1/3 ऑफ 40 lakhs। यार थोड़ा बेटर फिगर रख लेता हूँ, रुको 1/4 ऑफ सेल्स बोलता हूँ, सो दैट मुझे गंदे गंदे फिगर्स ना देखने मिले। कितना आया रेंट, 10 लाख। यहाँ पे 1/4 ऑफ सेल्स कितना आया, 1 लाख। नंबर ऑफ यूनिट्स कितने थे, 10,000। 10 लाख डिवाइडेड बाय 10,000 कितना हुआ, 10 लाख डिवाइडेड बाय 10,000 कितना हुआ, 100 रुपए होना भी है ना। 400 का 1/4 देने वाला हूं ना, यहां कितना होगा, 1 लाख डिवाइडेड बाय 1,000 कितना हुआ, 100। क्या ये दोनों सेम हो गए, हाँ। ये कौन सी टाइप की कॉस्ट हो गई, ये वेरिएबल कॉस्ट हो गई। वेरिएबल कॉस्ट कौन सी कॉस्ट है, जो सेल्स बढ़ने पे बढ़ जाएगी, जो सेल्स गिरने पे गिर जाएगी। क्या वेरिएबल कॉस्ट की वजह से कोई कंपनी बर्बाद हो रही है ना। मैं 10,000 पिज्जा बेचूंगा तो 10,000 की कॉस्ट दूंगा, लाख पिज्जा बेचूंगा तो लाख की कॉस्ट दूंगा। फिक्स्ड कॉस्ट क्या कॉस्ट है, वो कॉस्ट जो टोटल में पे करनी पड़ेगी। कोविड के टाइम पे एयरलाइन सफर्ड लाइक एनीथिंग, है ना। ये पीवीआर, आइनॉक्स, ऑल दीज मल्टीप्लेक्सेस सफर्ड लाइक एनीथिंग, रिटेल स्टोर्स सफर्ड लाइक एनीथिंग। जाके स्टॉक्स देखना उस टाइम पे, रिटेल स्टोर्स के, एयरलाइंस के, ये मल्टीप्लेक्सेस के, इनके स्टॉक्स देखिएगा आपको वन मतलब 20% भाव पे मिल रहे थे। 100 रुपए के स्टॉक 20-20, 30-30 रुपए पे आए थे। क्यों, क्या फर्क पड़ रहा है, क्योंकि इनकी चालू खर्चे तो है ही ना। क्या इनको अपने रेंटल्स देने पड़ेंगे, यस। इनके रेंटल्स पे तो कोई मतलब कटौती नहीं होने वाली है। देयर सेल्स आर गोइंग ऑफ बट देयर रेंटल्स विल स्टे पुट। और इन इन पूरे के पूरे केसेस में ये सारी की सारी रिटेल इंडस्ट्री में रेंटल ही तो सबसे बड़ी कॉस्ट है, इनको रेंटल मारेंगे। सिमिलरली तुम अगर एयरलाइन इंडस्ट्री देखो, देयर इज नो ट्रैवल तो सेल्स तो होने से रही, क्या रेंट देने पड़ेंगे, हाँ। ये जो फ्लाइट्स खड़ी रहती हैं एयरपोर्ट्स पे, क्या इनकी पार्किंग चार्जेस होते हैं, यस। क्या सैलरीज देनी पड़ेंगी स्टाफ को, यस। तो क्या खर्चे लागू हैं, हाँ बिल्कुल। आर यू विथ मी टिल दिस पॉइंट, श्योर। आगे देखते हैं। अभी तक मैंने सिर्फ दो चीजें कराई है यहाँ पे, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में डिफरेंस। फिक्स्ड कॉस्ट मतलब वो कॉस्ट जो टोटल बेसिस पे सेम रहेगा। नालायक, कैसे चेंज हो जाएगा, अच्छा चेंज नहीं होगा, सही बात है, फ्लिप मारा आपने भी, बहुत बढ़िया। जो टोटल बेसिस पे सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा, बिल्कुल करेक्ट है ना। जिसकी पर यूनिट कॉस्ट, जिसकी पर यूनिट कॉस्ट चेंज होगी, क्योंकि अपोर्शनमेंट हो रही है। फिक्स्ड कॉस्ट देख के ही बोल लो, छोड़ो। जो टोटल बेसिस पे सेम रहेगा, जिसकी पर यूनिट कॉस्ट चेंज होगी। एलोकेशन है ये पर यूनिट क्या कर रहे हैं, पर यूनिट इज एलोकेशन, ठीक है ना। जिसकी पर यूनिट एलोकेशन चेंज होगी। अगर नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ रहे हैं तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट घटती जाएगी, और नंबर ऑफ यूनिट्स
गिर रहे हैं तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट बढ़ती जाएगी, हाँ या ना? वैसे इसे क्या बोलते हैं, आप बता पाएंगे? नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ जाए तो कॉस्ट बहुत कम हो जाएगी। क्लास 11th, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल इज द वर्ड, पढ़ा होगा आप लोगों ने पहले, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। कि जब क्वांटिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो पर यूनिट कॉस्ट डिक्रीज होती है, क्यों? इकोनॉमीज ऑफ स्केल, यही चीज पढ़ी है आपने, है ना? अभी बोलना नहीं चाह रहा था, बट इकोनॉमिक्स में ऐसा एक ग्राफ पढ़ा होगा, ये फिक्स कॉस्ट पर यूनिट, सॉरी फिक्स कॉस्ट टोटल, और उसके बाद फिक्स कॉस्ट पर यूनिट का ग्राफ ऐसा रहता है, एवरेज फिक्स कॉस्ट। हाँ या ना? नहीं पढ़ा तो बढ़िया, पढ़ा तो भी बढ़िया, अभी नहीं कर रहे इस पर डिस्कशन, ठीक? दिस इज इकोनॉमीज ऑफ स्केल। दिस इज द रीजन वाई चाइना डोमिनेट्स इन प्रोडक्शन बिग टाइम, क्योंकि उनकी जितनी भी फिक्स कॉस्ट होती है, एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या पड़ेगी? टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। नंबर ऑफ यूनिट्स इन देयर केस इज इनफाइनाइट, फिक्स कॉस्ट इज ऑलमोस्ट जीरो। हमारे केस में फिक्स कॉस्ट मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स इज अ स्मॉल नंबर, टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय एन। चाइना के केस में ये इतना ज्यादा है कि इसे इनफाइनाइट मान लो, तो ओवरऑल बेसिस पर जीरो पड़ जा रहा है। हमारे जैसी कंट्रीज में नंबर ऑफ यूनिट्स इज स्मॉल, तो टोटल फिक्स कॉस्ट बाय एन इज अ बिगर नंबर, हाँ या ना? दिस इज द रीजन दैट अदर इकोनॉमीज आर नॉट एबल टू compete विद चाइना। ठीक, वापस चलते हैं एक बार। दिस वॉज अबाउट फिक्स्ड कॉस्ट। अब एक बार बात करते हैं वेरिएबल कॉस्ट की। वेरिएबल कॉस्ट क्या थी? जितनी कंज्यूमेबल कॉस्ट थी, सेल्स बढ़ेगी तो एक कॉस्ट बढ़ेगी, सेल्स घटेगी तो एक कॉस्ट घटेगी, ठीक है ना? टोटल बेसिस पर वेरिएबल कॉस्ट चेंज होगी या नहीं होगी? टोटल बेसिस पर होगी। कम पिज्जा बेचूंगा, कम मटेरियल यूज होगा, ज्यादा पिज्जा बेचूंगा, ज्यादा मटेरियल यूज होगा। पर यूनिट बेसिस पर ये कॉस्ट चेंज होगी या नहीं होगी? नहीं होगी, क्योंकि मैं एक डो मतलब एक एक गिना हुआ क्वांटिटी ऑफ डो, आई एम यूजिंग वन स्पेसिफाइड क्वांटिटी ऑफ डो। जब आप पिज्जा ऑर्डर करते हैं तो उस पर टॉपिंग्स भी डिफाइंड होती हैं, उस पर सीजनिंग्स भी डिफाइंड होती हैं। तो जितना ज्यादा नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस करेगा डोमिनोज, क्या पर यूनिट कॉस्ट चेंज हो रही है? इन मोस्ट केसेस नो। थोड़ा बहुत रिडक्शन आता है कि सप्लायर आपको डिस्काउंट दे देता है, बट उसको इग्नोर करिए, अभी हम वो सब की बात नहीं कर रहे हैं। अगर आप एक पिज्जा बेचेंगे तो एक पिज्जा का माल लगाएंगे, 10,000 पिज्जा बेचेंगे तो 10,000 पिज्जा का माल लगाएंगे। टोटल में चेंज होगा, पर यूनिट में चेंज नहीं होगा। आर यू विथ मी सो फार? ओके, यहीं पर ही दो तीन चीजों का और डिस्कशन करते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर आपने कॉलेज में या कभी भी अंडर ग्रेजुएशन लेवल में ये पूरी की पूरी चीज पढ़ी हो, तो ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को, सॉरी यहां से पढ़ते हैं आपकी, अगर आपने पहले कभी भी पढ़ा है तो आपने शायद इस तरीके का डिस्कशन देखा होगा। सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट इज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, पढ़ा है कॉलेज में? सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट इज कंट्रीब्यूशन, दिस इज कॉल्ड कंट्रीब्यूशन। दिस इज वेरी मच अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस बाय द वे ना, आपकी बुक्स में ये डिस्कशन किया हुआ है। CM2 को छोड़ो, कंट्रीब्यूशन मार्जिन वर्ड यूज कर रहे हैं। व्हाट इज कंट्रीब्यूशन? कंट्रीब्यूशन इज सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट। आप लोगों ने भी अपने अपने अंडर ग्रेजुएशन में कभी ना कभी, अगर इफ यू हैव स्टडीड कॉस्टिंग, यू वुड हैव स्टडीड दिस टर्म कॉल्ड कंट्रीब्यूशन ओवर देयर। ये वहां पे आता है, आई एम प्रीटी श्योर अबाउट इट। ठीक है, देखिएगा एक बार, जस्ट अ सेक। हम्म, अब सुनिएगा ऐसे कंट्रीब्यूशन क्यों बोल रहे हैं। एक बार ना ये वाला केस पकड़ता हूं, दिस केस। द डे आई स्टार्ट डूइंग दिस बिजनेस, एवरीवन ऑन द स्क्रीन प्लीज, एवरीवन ऑन द स्क्रीन, आई नीड 100% अटेंशन। जिस दिन आप ये धंधा करना स्टार्ट कर रहे हो, जिस दिन आपने धंधा करना स्टार्ट किया, उस दिन आपको पहले से पता होगा कि आपके पूरे के पूरे साल में क्या पैसे लगने ही लगने हैं। कितने पैसे लगने ही लगने हैं, मतलब डे वन पर आपको स्ट्रेस होगा ना कि यार इतने पैसे तो मुझे निकालने ही निकालने हैं। कितने, क्या खर्चा होना ही होना है मेरा, ये बताओ मुझे। रेंट का 25,000 पर मंथ,
और डेप्रिसिएशन जेब से नहीं निकालना, पर एज सच लाख रुपए की एलोकेशन तो है ही है, तो लाख रुपए डेप्रिसिएशन के और 3 लाख रुपए रेंट के, क्या खर्चा होना ही होना है बुक्स में? 4 लाख रुपए का। सही बोल रहा हूं ना? सही कह रहा हूं ना मैं? ये 4 लाख का खर्चा तो होना ही होना है। दिस 3 लाख विल एग्जिस्ट, दिस 1 लाख विल एग्जिस्ट, यस नो? इनफैक्ट अगर मैं आपसे पूछता कि मुझे बताओ ब्रेक इवन पॉइंट कहां आएगा, मतलब मैं कितने यूनिट्स बेचूं कि प्रॉफिट जीरो हो जाए, बता पाओगे? 49। निकालना एक बार, नंबर ऑफ यूनिट्स दैट यू रिक्वायर टू सेल टू मेक श्योर दैट नेट प्रॉफिट इज जीरो। लॉजिकली करोगे तो बन जाएगा। एक बार देखिएगा, मुझे बताइए, अगर मुझे जीरो प्रॉफिट चाहिए तो मुझे यहां जीरो चाहिए, मुझे यहां कितना चाहिए रहेगा? 4 लाख, सो दैट 3 यहां कट जाए, एक यहां कट जाए, यहां 4 लाख रुपए चाहिए रहेगा। मुझे एक पिज्जा बेचने का प्रॉफिट कितना बच रहा है? 280 रुपए। तो 4 लाख डिवाइडेड बाय 280 कितना आता है? करो एक बार, 4 लाख बाय 280, व्हाट्स द नंबर? 4 lakhs डिवाइडेड बाय 280, 1429 बता रहे हो आप? हाँ, वही वही 1429 मोटा मोटा। 4 लाख डिवाइडेड बाय 280, हाँ या ना? यही होगा ना? अगर यहाँ पे 1429 आ जाए, यहाँ पे 1429 आ जाए, तो यहाँ पे 1429 इंटू 28, मोटा मोटा 4 लाख आ जाएगा। अप्रोक्सीमेशन को इग्नोर कर रहा हूं मैं, बट यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, राइट? जिस दिन पे मैंने धंधा स्टार्ट किया उस दिन पर मुझे एक बात तो पक्का पता है, क्या? कि मुझे साल का 4 लाख का खर्चा तो मेरा होने ही वाला है, हाँ या ना? करेक्ट? मैंने आज धंधा स्टार्ट किया, मुझे इतना पता है कि मेरा साल का कितना खर्चा होगा? 4 लाख का। मैंने अपना स्टोर ओपन किया, स्टोर ओपन करते ही साथ मेरा पहला पिज्जा बिक जाता है, मेरे मन में क्या खुशी हो रही होगी? मैंने कितने रुपए कमाए? 280 रुपए। यस नो? मेरा पहला पिज्जा बिका, मैंने 400 लिए और 120 का खर्चा आया था, मेरे मन में पक्का आया होगा 280 रुपए तो आए चलो। लेकिन मेरे मन में यह आ रहा होगा 4 लाख की टोटल कॉस्ट है जो साल में रिकवर करनी है, चल 280 तो कम हुए, हाँ या ना? आई हैव कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स अ फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ 4 लाख। हाउ मच हैव आई कंट्रीब्यूटेड? 280। दैट्स व्हाई दिस नंबर इज कॉल्ड कंट्रीब्यूशन मार्जिन। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। बिकॉज देखना क्या हो रहा है, यहां 400 था, यहां 120 है, यहां 280 है। 280 कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है, और फिक्स कॉस्ट कितनी लगी है टोटल? 4 लाख की। तो मेरे दिल में क्या आएगा एक यूनिट बिकते ही, कि 4 लाख की फिक्स्ड कॉस्ट तो देनी ही देनी थी जेब से। उस 4 लाख रुपए पे कुछ कंट्रीब्यूशन तो हुआ, एटलीस्ट मेरी सेल्स करने से मुझे कुछ कंट्रीब्यूशन मिला है, मतलब मेरी सेल से मुझे कुछ रूम फॉर एरर मिला है, मुझे कुछ रूम मिला है, मुझे कुछ मार्जिन मिली है। कितनी? एक 280 रुपए की। 280 रुपए हैव कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स माय 4 लाख रुपए का खर्चा, हाँ या ना? मेरे 4 लाख का तो खर्चा होना ही था जेब से, ये तो मैं देने ही वाला हूं। चल 280 रुपए तो कंट्रीब्यूट हुए उस तरफ। पहला बिकते ही 280, दो बिक के 560, तीन बिके तो, तीन बिके तो 280 इंटू तीन, हाँ या ना? 84, मतलब 840, ऐसा ही चलता जाएगा। तो मेरी टोटल मुझे कितने बेचने हैं? 4 लाख डिवाइडेड बाय 280, 1429 आता होगा ये। निकालना कितना आ रहा है? 1429 ही आ रहा है ना? 1429 मोटा मोटा जब बिकेंगे उस टाइम पर मैंने जितना कंट्रीब्यूशन किया होगा उतनी सारी फिक्स कॉस्ट हो गई होगी, और मेरा नेट प्रॉफिट जीरो हो जाएगा, हाँ या ना? श्योर? नो फ्रिक्शन इन दिस? 1429 is indeed the quantity. 1429 is the quantity. मैंने अभी क्या बताया आपको, हमें क्या क्या चीजें बहुत अच्छे से आती है? हमें फिक्स कॉस्ट पर यूनिट पता है क्या होता है, हमें वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट पता है क्या होता है, हमें कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पता है क्या होता है, हाँ या ना? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज सेल्स पर यूनिट लेस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, और इसको मैं टोटल नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा? टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। तो आपको फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन, ये तीनों का मीनिंग बहुत अच्छे से समझ आता है। विथ मी सो फार? श्योर? नो फ्रिक्शन इन दिस? दिस वॉज ऑल अबाउट द टाइप ऑफ कॉस्ट इन्वॉल्व। ठीक,
अब मैं आपको पहले लेवरेज का एक कॉन्सेप्ट बता चुका था, दैट वाज मैग्नीफाइंग इम्पैक्ट। दूसरा मैं आपको टाइप्स ऑफ कॉस्ट बता चुका हूं। अब अगले वीडियो में देखेंगे लिवरेज का डिटेल डिस्कशन नंबर्स के साथ। आइए देखते हैं। लेट्स से ये है आपका इनकम स्टेटमेंट, या ये है पूरी की पूरी केस स्टडी। सुनिएगा, लेट्स से योर सेल्स पर यूनिट इज ₹10। आप 10 रुपए का सामान बेचते हैं, वही सामान आपने 6 रुपए का खरीदा होता है। तो आपने 6 रुपए की किटकैट खरीदी और 10 रुपए की बेच दी, ठीक। आपका कंट्रीब्यूशन कितना आएगा? 4 रुपए का। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म कंट्रीब्यूशन? दिस कंट्रीब्यूशन विल कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स योर फिक्स कॉस्ट। आपकी फिक्स कॉस्ट कितनी है? 15,000 की, मान लीजिए रेंट, ठीक। और क्या फिक्स कॉस्ट हो सकती है? ये थी फिक्स कॉस्ट ऑपरेटिंग नेचर की। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म ऑपरेटिंग या ऑपरेटिंग नेचर? पता है अपने को, जो कोर बिजनेस से रिलेट करेगा वो ऑपरेटिंग। और कौन से टाइप के फिक्स कॉस्ट हो सकती है? फाइनेंसिंग, नॉन ऑपरेटिंग या फाइनेंसिंग। जैसे इंटरेस्ट, मैंने 1 करोड़ रुपए का लोन लिया, 10 लाख रुपए, सॉरी 1 करोड़ का लोन लिया 10% इंटरेस्ट पर। मैं साल का ब्याज कितना दूंगा? 1 करोड़ का 10% कितना? 10 लाख। क्या 10 लाख रुपए मेरी साल की फिक्स्ड कॉस्ट है? मैंने 1 करोड़ का लोन लिया, 10% इंटरेस्ट पर, मैं इंटरेस्ट कितना पे करूंगा? 10 लाख। ये 10 लाख रुपए मुझे साल के देने ही पड़ेंगे, चाहे मैं ये 1 करोड़ रुपए का कुछ करूं चाहे नहीं करूं। मैंने जैसे ही लोन लिया उसी समय मेरा इंटरेस्ट का मीटर चालू हो गया। मेरी चाहे नंबर ऑफ पिज्जा ज्यादा बिके चाहे नंबर ऑफ पिज्जा कम बिके, मेरा ब्याज तो फिक्स रहेगा। बोलो हाँ या ना? करेक्ट। तो मैं साल का ब्याज कितना देने वाला हूं? इंटरेस्ट वाला पोर्शन। तो इंटरेस्ट इज अ फिक्स्ड कॉस्ट, ट्रू और नॉट? ट्रू। इज इट ऑपरेटिंग इन नेचर? नो, इट इज ऑफ फाइनेंसिंग नेचर, बिकॉज वो मेरे टोटल कैपिटल या टोटल फाइनेंसिंग डिसीजन पे डिपेंड करेगा। करेक्ट। मान लीजिए मेरी टोटल फिक्स कॉस्ट इज 2,000 रुपीज की, इंटरेस्ट जो है मेरा टोटल 2,000 का है। लोन 2,000 नहीं बोल रहा हूं, इंटरेस्ट 2,000 बोल रहा हूं। इज इट क्लियर टिल दिस पॉइंट? हाँ या ना? मुझे बताओ, मेरा टोटल साल का खर्चा कितने का है? फिक्स खर्चा कितने का है? 15,000 और 2,000, 17,000। हाँ या ना? 17,000 मेरे साल का खर्चा है, करेक्ट। मेरा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितने का आ रहा है? 4 रुपए पर यूनिट का। मुझे बताओ मैं साल में कितने यूनिट्स की मिनिमम सेल्स करूं टू मेक श्योर दैट माई प्रॉफिट इज जीरो? क्वेश्चन क्लियर है? अगर मुझे नेट प्रॉफिट जीरो चाहिए तो मुझे कितनी सेल्स करनी पड़ेंगी? देखना, सेल्स है 10 रुपए की, वेरिएबल कॉस्ट है 6 रुपए की, कंट्रीब्यूशन कितना हुआ? 4 रुपए का। हाँ या ना? नंबर ऑफ यूनिट्स देखते हैं। नंबर ऑफ यूनिट्स लेस फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट कितनी आ रही है? 17,000 की। मुझे प्रॉफिट कितना चाहिए? मुझे ये चाहिए नील, ठीक है ना? मुझे ये चाहिए नील। तो बताओ मेरा कंट्रीब्यूशन कितना आना चाहिए? ये भी 17,000 का आना चाहिए, तभी तो 17,000 लेस 17,000 जीरो होगा। और ये 17,000 आ रहा है टोटल, पर यूनिट है 4, तो नंबर ऑफ यूनिट्स कितने होंगे? हाँ, 17,000 डिवाइडेड बाय 4, दैट इज 4250। हाँ या ना? 4250 यूनिट्स बेचने पड़ेंगे मुझे, 42,500 की सेल करनी पड़ेगी। और ये कितना आ रहा है? 25,000, 25,500। देखिए तो यही आ रहा है क्या? यही है ना? 4250 एंड दिस इज 6, दिस इज 25,500। ये आ गया 17,000। हाँ या ना? विथ मी सो फार? ये मैंने कंप्यूट कैसे किया देखना, मैंने यहां पे नील डाला, ये तो 17,000 था ही, तो उससे ये आ गया 17,000,
और 17,000 से मैंने नंबर ऑफ यूनिट्स निकाले, नंबर ऑफ यूनिट्स मैंने यहां पर प्लेस कर दी और उससे ये दोनों डिटेल्स आ गई, हाँ या ना? श्योर? यहां तक के किसी को कोई भी फ्रिक्शन है तो अभी पूछो, जीरो लिखिए आप या फिर डी लिखिए, मैं आपको अनम्यूट करने का मौका दूंगा, और अगर आप में से किसी को डाउट है तो प्लीज पूछिए। हम्म। चलिए वापस यहां पर चलते हैं। अगर मेरे 4250, मुझे एक बार बताइएगा, अगर मेरे 4250 यूनिट्स बिक जाएं तो मेरा नेट प्रॉफिट कितना होगा? तो मेरा नेट प्रॉफिट होगा जीरो। अगर 4250 से कम यूनिट्स बिके तो क्या होगा? लॉस। और 4250 से ज्यादा यूनिट्स बिक जाए तो फिर तो मजे हैं, प्रॉफिट। हाँ या ना? और कम बिके तो लॉस। इस साइड ले लेते हैं लॉस। ठीक है ना? श्योर, नो फ्रिक्शन। देखना यूनिट्स कितने बिके? 5,000 यूनिट्स बिके। ठीक। एक सेकेंड रुकिए बस अब। अगर मेरे 5,000 यूनिट्स बिकते हैं तो मुझे नेट प्रॉफिट निकाल के बताइए। अगर 10% ज्यादा 5500 यूनिट्स बिकते हैं तो मुझे नेट प्रॉफिट्स निकाल के बताइए। अगर 20% कम, मतलब 4,000 यूनिट्स बिकते हैं तो मुझे नेट प्रॉफिट निकाल के बताइए। मतलब मुझे पूरा का पूरा फिल करके दीजिए। कर लेंगे आप? हम्म। देखते हैं। 5,000 केसेस, मतलब 5,000 यूनिट्स के केस में टोटल सेल्स कितनी होगी? 5,000 इंटू 10 दैट इज 50,000, यस नो? कॉस्ट कितनी होगी? 5,000 इंटू 6 दैट इज 30,000। कंट्रीब्यूशन 4 रुपए का आना था, कितना होगा? 20,000 का, हाँ या ना? करेक्ट। आगे क्या होगा बताना? आगे का खर्चा तो सेम ही रहने वाला है, 15,000 ये, 2,000 ये। तो खर्चा कितना हुआ? 20,000 लेस 15,000 लेस 2,000, 17,000 का खर्चा है। प्रॉफिट 3,000, यस और नो? ठीक है, आगे चलते हैं। अगर सेल्स 10% बढ़ के 5,500 हो जाती है, ठीक, तब क्या होगा? कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा? 5,500 इंटू 4 दैट इज 22,000। सेल्स भी 10% बढ़ गई, वेरिएबल कॉस्ट भी 10% बढ़ गई, कंट्रीब्यूशन भी 10% बढ़ गया, हाँ या ना? ये सारे के सारे 10-10% इंक्रीज हो गए, यस नो? सही कह रहा हूं ना? हाँ सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। फिक्स कॉस्ट इंक्रीज हुआ या सेम रह गया? फिक्स कॉस्ट सेम रह गया। फिक्स कॉस्ट इज का चेंज इज नील। देयर इज नो चेंज इन फिक्स कॉस्ट। देयर इज नो चेंज इन फिक्स्ड फाइनेंस कॉस्ट एज वेल। ये फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट सेम, फिक्स्ड फाइनेंस कॉस्ट भी सेम, हाँ या ना? पहले प्रॉफिट कितना था? 3,000, अब प्रॉफिट कितना है? 5,000, हाँ या ना? है ना? डिस्कशन क्लोज हो रहा है। इतनी पिछले 2 घंटे की कहानीबाजी सिर्फ इस पॉइंट के लिए थी। देखना, प्रॉफिट कितना हो गया? 5,000, पहले कितना था? 3,000, कितने से चेंज हुआ है? 2,000 से। बेस वैल्यू कितनी थी? ओपनिंग वैल्यू कितनी थी? 3,000। इंक्रीमेंट कितना है? 2,000। 3,000 पे 2,000 की इंक्रीमेंट हुआ है, हाँ या ना? कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है? 66.67 निकालने आता है ना लोगों को? 2,000 डिवाइडेड बाय 3,000, कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है? 66.67%, मोटा मोटा 67%, हाँ या ना? सेल्स कितनी इंक्रीज हुई थी? सेल्स कितनी इंक्रीज हुई थी? 10%। 10% की सेल्स इंक्रीज होने पर, 10% की सेल्स इंक्रीज होने पर ईबीटी कितना इंक्रीज हुआ है? 66.67%। देखना एक बार। सेल्स कितनी इंक्रीज हुई है? 10%।
प्रॉफिट कितना इंक्रीज हुआ है? 66.67%। हाँ या ना? मैग्निफिकेशन इंपैक्ट है या नहीं? है। इट्स देयर इज श्योर शॉट मैग्नीफाइंग इंपैक्ट। कैसा मैग्नीफाइंग इंपैक्ट है? तुम 10% से सेल्स इंक्रीज कर रहे हो, प्रॉफिट 67% से इंक्रीज हो जा रहा है। ये 66.67 को मोटा मोटा 67 बोल ले रहे हो। 67% इंक्रीज हो जा रहा है। कितने टाइम्स इंक्रीज हो रहा है? 6.7 टाइम्स ज्यादा इंपैक्ट आ रहा है। हाँ या ना? मैं 10 डाल रहा हूं, 67 निकल रहा है। तो मतलब 6.7 टाइम्स इंपैक्ट आ रहा है। यस और नो? देखना, मेरी सेल्स कितनी चेंज हुई है? 10% का। और मेरा ओवरऑल ईबीटी कितना चेंज हुआ है? 67%। कितने टाइम्स का चेंज है? 6.7x, 6.7 टाइम्स का चेंज है। यस और नो? श्योर? यहां आते हैं वापस। ये चेंज क्यों आया है, मतलब ये मैग्नीफाइंग इंपैक्ट क्यों आया है, वो दिखा रहा हूं। मुझे एक बात बताओ, जब मेरी सेल्स इंक्रीज हुई, जब मेरी सेल्स इंक्रीज हुई कितने परसेंट से? 10% से। तो मेरा टोटल सेल्स कितने से चेंज हुआ है? 10% से। मेरा टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितने से चेंज हुआ है? 10% से। मेरा कंट्रीब्यूशन कितने से चेंज हुआ है? 10% से। मेरा फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट कितने से चेंज हुआ है? कोई चेंज नहीं हुआ। मेरा फिक्स्ड फाइनेंस कॉस्ट कितने से चेंज हुआ है? कोई चेंज नहीं हुआ। मुझे एडवांटेज हुआ या डिसएडवांटेज हुआ? मुझे एडवांटेज हुआ, तगड़ा एडवांटेज हुआ। दिस एडवांटेज इज लिवरेज। इसी वजह से सेल्स में थोड़े से इंक्रीमेंट के बाद भी मेरा जो नेट प्रॉफिट, मेरा जो ईबीटी में इंक्रीज आ रहा है वो ताबड़तोड़ आ रहा है। हाँ या ना? मेरा सेल्स तो थोड़ा सा इंक्रीज हुआ ना, लेकिन मेरा नेट प्रॉफिट तो बहुत ताकत से इंक्रीज हुआ है, बहुत ज्यादा मैग्नीफाई हो गया। क्यों? क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट था। फिक्स्ड कॉस्ट अच्छा है या बुरा है? यहां पर फिक्स्ड कॉस्ट बढ़िया है कि बुरा है? बेहतरीन है, बहुत अच्छा है। लेकिन ऐसा ही माइनस साइड में भी होगा, है ना? एक बार देखिएगा, यहां -20% वाला केस डिस्कस करते हैं। अगर 5,000 से सेल सिर्फ 4,000 की रह जाती है, तो मेरी ओवरऑल सेल्स क्या हो जाएंगी? 50 से 40। ओवरऑल कॉस्ट क्या हो जाएगी? 60 से 24। और कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा? 20 से 16। कितने कितने परसेंट का डिक्रीज है? 20%। सेल्स गिरी 20% से, वेरिएबल कॉस्ट गिरी 20% से, कंट्रीब्यूशन गिरा 20% से। कोविड का टाइम था ये, तब 20 क्या, तब तो 80% का फॉल आ गया था सेल में। फिक्स कॉस्ट कितना गिरेंगे? फिक्स कॉस्ट वोंट फॉल, फिक्स कॉस्ट रिमेन सेम, फिक्स कॉस्ट रिमेन सेम। हाँ या ना? यहां 15 ही रह गया, ये 2 ही रह गया। जो मेरे 20,000 का प्रॉफिट था वो कम होके कितना हो गया? 16। और मैं कमा कितना रहा था? सॉरी, और मेरे खर्चे क्या थे? 15 और 2 17। मैं तो लॉस में आ गया। हाँ या ना? आई इनकर्ड लॉसेस। मेरा लॉस कितना हो गया? 1,000 का। 1,000 मतलब मेरे पास जो मेरा लॉस हुआ है वो टोटल कितना है? 1,000 का लॉस ऑन अ बेस ऑफ 3,000। सही बोल रहा हूं ना? तो मेरा टोटल लॉस कितना हुआ है? -4,000। ये बात समझ आ रही है क्या बोल रहा हूं? मेरा बेस केस में प्रॉफिट कितना था? 3,000। अब मेरा लॉस कितना है? 1,000। कितने का फॉल हुआ है? 4,000 का। 4,000 का फॉल ऑन अ बेस ऑफ 3,000। कितना आएगा ये? -4,000 बाय 3,000। 133.33%। हाँ या ना? 20%, 10% का सेल्स में इंक्रीज होने से प्रॉफिट 67% बढ़ा था। लेकिन 20% का सेल्स डिक्रीज होने से प्रॉफिट 133% गिर गया। हाँ या ना? फिक्स्ड कॉस्ट अच्छे हैं या बुरे? अब वो कुछ दाग बुरे हैं, कुछ दाग अच्छे हैं, वैसा वाला है ये। फिक्स्ड कॉस्ट इज अ डबल एज्ड स्वॉर्ड। It will work in your favor if the sales is increasing,
थिंक लाइक मैकडीज, अगर सेल्स बहुत ज्यादा हो तो मैकडीज वाला इंपैक्ट आएगा। फिक्स कॉस्ट की वजह से आपका नेट प्रॉफिट मार्जिन तो दबा के बढ़ेगा। आपका 10% सेल्स का इंक्रीज होने से नेट प्रॉफिट 10% थोड़ी ना बढ़ेगा, वो तो 50, 60, 80% बढ़ सकता है। लेकिन वहीं अगर आपका सेल्स गिरा तो आपका नेट प्रॉफिट उतने से नहीं गिरेगा जितने से सेल्स गिरता है, उससे बहुत ज्यादा बड़े परसेंटेज से गिर जाएगा। हाँ या ना? श्योर, दिस इज व्हाट लिवरेज इज। लिवरेज क्यों आई है यहां पे? लिवरेज का ओके, लिवरेज का इंपैक्ट क्या बोल रहा है? व्हाट इज लिवरेज? मैग्नीफाइंग इंपैक्ट। सेल्स में जो चेंज हो रहा है और जो प्रॉफिट में चेंज हो रहा है उसमें बहुत अंतर है। सेल्स में चेंज छोटा है, प्रॉफिट में चेंज बहुत बड़ा है, तो ये हो गया लिवरेज। किस वजह से है ये? किस वजह से हुआ है? फिक्स कॉस्ट की वजह से। कितने टाइप की फिक्स कॉस्ट है? दो टाइप की, ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट एंड फाइनेंसिंग फिक्स्ड कॉस्ट। ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से जो लिवरेज होगी उसको क्या बोलेंगे? ऑपरेटिंग लिवरेज। फाइनेंस फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से जो लिवरेज का इंपैक्ट होगा उसको क्या बोलेंगे? फाइनेंस फाइनेंशियल लिवरेज। और दोनों को जो कंबाइंड, अगर दोनों को कंबाइंड बेसिस पे स्टडी करूं तो उससे क्या बोलेंगे? कंबाइंड लिवरेज या टोटल लिवरेज, दोनों बोलते हैं। तीन फॉर्मूला होंगे आपके कोर्स में, DOL, DFL एंड DTL। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज, डिग्री ऑफ टोटल लिवरेज। आर वी गुड टिल दिस पॉइंट? हाँ या ना? श्योर। फॉर्मूला स्टडी करते हैं भाई। फॉर्मूला के हिसाब से देख रहे हैं आप। आइए, अभी तक तो मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि ये लिवरेज है। यहां पर मैंने आपको डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज या टोटल लिवरेज थोड़ी ना निकालना सिखाया, बस मैग्नीफाइंग इंपैक्ट दिखाया है। DOL, DFL, DTL की कंप्यूटेशन नहीं डिस्कस की है अभी तक, तो सिर्फ और सिर्फ आई हैव मेड यू अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट द परसेंटेज चेंज इन सेल्स एट द टॉप लाइन एंड इन द बॉटम इज डिफरेंट। हाँ या ना? और किन किन लेवल पे डिफरेंट है और किस किस वजह से डिफरेंट है? तो डिफरेंट है फिक्स कॉस्ट की वजह से। फिक्स कॉस्ट के नेचर दो, ऑपरेटिंग या फाइनेंसिंग। ऑपरेटिंग इनकम में जो चेंज आएगा वो क्या होगा? ऑपरेटिंग लिवरेज। नेट प्रॉफिट पे जो चेंज, मतलब फाइनेंसिंग कॉस्ट की वजह से जो चेंज आएगा वो होगा फाइनेंशियल लिवरेज। और उसके बाद जो टोटल चेंज आएगा वो होगा टोटल लिवरेज। ठीक है, अब एक बार इसी क्वेश्चन में देखते हैं। आइए, मुझे बताइए, सेल से लेके कंट्रीब्यूशन तक लॉजिकली सोचना है। फॉर्मूला गया तेल लेने, तो उसको लास्ट स्टेप पे देख लेंगे। आप लोगों के कोर्स में भी आएंगे फॉर्मूला, इवन इन योर अंडर ग्रेजुएशन, और वो किसी को याद भी नहीं रहते हैं कुछ टाइम बाद। इस वजह से मैं कह रहा हूं यहां पे विदाउट फॉर्मूला देखिएगा। क्या सेल्स से कंट्रीब्यूशन के बीच में आपको कोई इंपैक्ट दिख रहा है लिवरेज का? हाँ या ना? जब मैं बोल रहा हूं लिवरेज का इंपैक्ट दिख रहा है तो आपका माइंड ये बोलना चाहिए कि क्या मैग्निफिकेशन दिख रहा है? क्या सेल्स से, क्या सेल्स से कंट्रीब्यूशन के बीच में मैग्निफिकेशन दिख रहा है? सेल्स कितना चेंज हुआ है? 10%। कंट्रीब्यूशन कितना चेंज हुआ है? 10%। सेल्स कितना चेंज हुआ है? -20। कंट्रीब्यूशन कितना चेंज हुआ है? -20। क्या मैग्नीफाइंग इंपैक्ट है? हाँ या ना? नहीं, कोई मैग्नीफाइंग इंपैक्ट नहीं है। देयर इज नो मैग्नीफाइंग इंपैक्ट, इजंट इट? ओके, नेक्स्ट। मुझे एक चीज बताओ, क्या कंट्रीब्यूशन से ईबिट पर कोई मैग्निफिकेशन दिख रहा है? हाँ, किस वजह से दिख रहा है? फिक्स कॉस्ट कौन सी, ऑपरेटिंग या फाइनेंसिंग? ऑपरेटिंग। तो ये वाला जो चेंज होगा इसको क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। इसे बोलेंगे डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, करेक्ट? डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज क्या है देखना? चेंज इन ऑपरेटिंग इनकम, चेंज इन ऑपरेटिंग इनकम ओवर चेंज इन सेल्स। दोबारा, सेल्स कितना चेंज हुई है? देख के बताओ, सेल्स कितने से चेंज हुई है? 10% से। ऑपरेटिंग इनकम कितने से चेंज हुई है?
40% से, तो कितने टाइम्स का लेवरेज का इंपैक्ट आ रहा है? 4x का चेंज आ रहा है। यही 4x डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज है। दिस इज DOL। आर यू विथ मी टिल दिस पॉइंट? ठीक है, फॉर्मूला में भी यही लिखा हुआ है। फॉर्मूला बोल रहा है चेंज इन ईबिट ओवर चेंज इन सेल्स। अगर मैं एकदम लॉजिकली बोलूं तो ये चेंज इन ईबिट ओवर चेंज इन सेल्स से बेटर आंसर होगा चेंज इन ईबिट ओवर चेंज इन कंट्रीब्यूशन। हाँ या ना? देखना, जब आप लोग कॉलेज में फॉर्मूला पढ़ते हो तो आपको कोई इंट्यूशन ही नहीं देता है, आपको लगता है यार क्यों चेंज इन ईबिट ओवर चेंज इन सेल्स है, जबकि लिवरेज का इंपैक्ट तो सिर्फ यहां से यहां तक आ रहा है। क्यों ईबिट ओवर सेल्स लेते हैं, मतलब क्यों चेंज इन ईबिट ओवर चेंज इन सेल्स लेते हैं? बिकॉज कंट्रीब्यूशन और सेल्स में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ इसीलिए ले लेते हैं। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज क्या है अब वो सुनिएगा। डेफिनेशन, इफ आई आस्क यू द डेफिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, व्हाट वुड दैट बी? डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज इज चेंज इन ईबिट ड्यू टू 1% चेंज इन सेल्स। अगर मेरी अगर मेरी सेल्स 1% से बढ़ती है, अगर मेरी सेल्स 1% से बढ़ती है और मेरी ईबिट 4% से बढ़ जाती है तो मेरा लिवरेज 4x है। हाँ या ना? करेक्ट। तो अगर मेरी सेल्स 10% से बढ़ेगी तो मेरी ईबिट कितने परसेंट से बढ़ जाएगी? 40। अगर मेरी सेल्स 100% से बढ़ेगी तो मेरी ईबिट कितने परसेंट से बढ़ जाएगी? 400% से। हाँ या ना? आर यू विथ मी सो फार? तो दिस इज चेंज इन ईबिट ओवर चेंज इन सेल्स। करेक्ट। अच्छा, चेंज इन ईबिट, चेंज इन ईबिट को क्या मैं लिख सकता हूं? परसेंटेज चेंज इन ईबिट को क्या मैं लिख सकता हूं? चेंज इन ईबिट डिवाइडेड बाय ईबिट। हाँ या ना? यही तो होगा ना मैथमेटिकली। परसेंटेज चेंज इन ईबिट इज चेंज इन ईबिट डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू ऑफ ईबिट, तो डेल्टा ईबिट डिवाइडेड बाय ईबिट। यस नो? और मुझे बताना क्या मैं चेंज इन सेल्स को लिख सकता हूं, या चेंज इन सेल्स या चेंज इन कंट्रीब्यूशन को लिख सकता हूं चेंज इन कंट्रीब्यूशन बाय कंट्रीब्यूशन? यस नो? सही बोल रहा हूं ना? क्या मैं चेंज इन कंट्रीब्यूशन को, परसेंटेज चेंज इन कंट्रीब्यूशन को लिख सकता हूं चेंज इन कंट्रीब्यूशन बाय कंट्रीब्यूशन? हाँ या ना? मुझे सडनली ऐसे ब्लैंक फेसेस दिख रहे हैं। इतनी लड़ाई है क्या आप लोगों की मैथ्स के साथ? अरे सर हाँ है। मुझे एक बताना, लेट्स से प्राइस ऑफ फोन इज इक्वल टू 35,000। ठीक है, यह है ओल्ड प्राइस ऑफ फोन। ठीक। न्यू प्राइस ऑफ फोन इज 42,000। व्हाट इज परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ फोन? ये कैसे निकालोगे? चेंज इन प्राइस ऑफ फोन क्या होगा? 7,000। ओरिजिनल प्राइस क्या था? 35,000। तो चेंज इन प्राइस क्या होगा? परसेंटेज चेंज इन प्राइस क्या होगा? चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय ओल्ड प्राइस। तो ये आया 75,000 डिवाइडेड बाय 35,000। ये कितना है? 1/5 या फिर 0.20 या फिर 20%। हाँ या ना? तो कैसे निकाला है परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ फोन? चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय ओल्ड प्राइस, यही तो लिखा है। परसेंटेज चेंज इन कंट्रीब्यूशन इज चेंज इन कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन। यस नो? ओके, आर यू विथ मी टिल दिस पॉइंट? हम्म, ये ठीक है। परसेंटेज चेंज इन कंट्रीब्यूशन क्या होगा? ये हो गया चेंज इन कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन, डिनोमिनेटर है तो वो ऊपर चला गया। हाँ या ना? हाँ सर। अच्छा, अब एक बार ना इस टेबल में आओ, मुझे बताओ ईबिट में डॉलर टर्म्स में कितना चेंज हुआ है? ईबिट में डॉलर में रुपीस में कितना चेंज हुआ है ये बताओ। ईबिट में पहले ईबिट कितना था? 5,000 का। अब कितना है? 7,000 का। कितना चेंज है?
2000 का, हाँ या ना? अच्छा मुझे बताओ कंट्रीब्यूशन में कितना चेंज है? 2000, हाँ या ना? तो चेंज इन कंट्रीब्यूशन और चेंज इन ईबिट रुपीस टर्म्स या डॉलर टर्म्स में सेम है, श्योर? तो क्या मैं इन दोनों को कैंसल आउट कर सकता हूं? आंसर क्या बचेगा? कंट्रीब्यूशन बाय ईबिट, हाँ या ना? तो अगर मैं क्रक्स बोलूं, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन ईबिट ओवर परसेंटेज चेंज इन सेल्स, हाँ या ना? या फिर कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी, यस और नो? विथ मी सो फार? करेक्ट। हमारे केस में कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा था एक बार बताना? कंट्रीब्यूशन कितना है? 20,000। ईबीआईटी कितना है? 5,000। 20/5, 4x। अच्छा, दूसरा फॉर्मूला क्या था? परसेंटेज चेंज इन ईबिट कितना आ रहा है? परसेंटेज चेंज इन ईबिट 40% डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स कितना आ रहा है? 4x। अगेन देखिएगा, दोबारा लिख रहा हूं यहां पर, परसेंटेज चेंज इन ईबिट कितना था? 40% बाय 10% इज इक्वल टू 4x। ये कितना था? 20,000 बाय 5,000 इज इक्वल टू 4x, हाँ या ना? दिस इज डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, श्योर विथ मी सो फार? नेक्स्ट चलते हैं। मुझे इसके बाद बताओ, ये 40% तक तो आ गया, ठीक है ना? ये 40% तक आ गया। अब 40 के बाद बिकॉज इंटरेस्ट सेम रह गया, तो जो मेरे मार्जिन है वो बढ़ के कितने हो गए? 66.67%। क्या फिर से लिवरेज का इंपैक्ट दिखा? क्या फिर से मैग्नीफाइंग इंपैक्ट दिखा, हाँ या ना? हाँ। कितना? 40 से कोई चीज 66.67 हो गई, कितने टाइम्स का इंपैक्ट है? 66.67 डिवाइडेड बाय 40, यस नो? ऐसा इंपैक्ट आया ना? सिमिलरली यहां पे -80 था, यहां पे -133.33 हो गया। क्या फिर मैग्नीफाइंग इंपैक्ट आया है? हाँ, कितना? -133.33 डिवाइडेड बाय -80, सेम ही आएगा। ये भी इंटू टू हो गया, ये भी इंटू टू हो गया, यस नो? देखिएगा फॉर्मूला क्या बोलता है, इट सेज परसेंटेज चेंज इन पैट बाय परसेंटेज चेंज इन ईबिट। परसेंटेज चेंज इन, क्वेश्चन बोल रहा है, मतलब सॉरी बुक्स में लिखा है परसेंटेज चेंज इन पैट, जबकि मैंने ईबीटी पे परसेंट ईबीटी पे अप्लाई कर दिया। एक बार देखिएगा मैंने गलत किया या सही किया है। मुझे बताओ, अगर अगर टैक्सेस 30% है, ठीक, अगर टैक्सेस 30% है, ईबीटी 100 है, तो ईएटी कितना होगा? 70। अगर ये ट्वाइस हो जाए, अगर ईबीटी ट्वाइस हो जाए, ये हो जाए 200, तो टैक्स कितना हो जाएगा? 60। ये कितना हो जाएगा? 140। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज इन दीज थ्री आइटम्स विल ऑलवेज बी सेम, हाँ या ना? क्योंकि टैक्स इज लाइक वेरिएबल कॉस्ट। तो जैसे यहां तीन पे कोई इंपैक्ट नहीं आ रहा था, लास्ट के तीन पे भी कोई इंपैक्ट नहीं आता है। जितनी ज्यादा ईबीटी उतना ज्यादा टैक्स, उतना ज्यादा ईएटी, हाँ या ना? भाई जब आपकी प्री टैक्स इनकम बढ़ेगी, तो क्या निर्मला सीतारमन मैम ऐसे ही जीने देंगी आपको इस देश में? मतलब ऐसे ही तुम ज्यादा पैसे कमाओगे बिना सरकार को पैसे दिए? ऐसे थोड़ी होता है। मतलब टैक्स, हफ्ता नहीं, टैक्स देना ही पड़ेगा, वसूली तो करेंगे ही वो ज्यादा। तो तुमने अगर ज्यादा पैसे कमाए, 2,000 से, सॉरी 3,000 से तुम्हारी कमाई बढ़कर हो गई 5,000 पे, तो क्या टैक्स भी नहीं बढ़ेगा? टैक्स भी बढ़ेगा ही, कितने परसेंट से?
जितना परसेंट तुमने एक्स्ट्रा कमाया उतने से ही। तो अगर 3,000 पे टैक्स मान लीजिए, क्योंकि 30% था ना, तो 3,000 पे टैक्स अगर 900 था, तो 5,000 पे टैक्स कितना होगा? 1,500। यहां पर तो जो इम्पैक्ट आ रहा है वो सेम का सेम ही आ रहा है ना। ये बात समझ आती है आपको? यस नो? ये लास्ट वाला पॉइंट समझ आता है तो वन लिखिएगा ऑनलाइन फोक्स, यहां मुझे लग रहा है कुछ ट्रबल हो सकता है। अगर क्लियर है तो वन लिखिए। अगर टैक्स होता यहां पर 30% का, लेट्स से दिस इज 30%, दिस वुड हैव बीन 900, दिस वुड हैव बीन 2,100। यस नो? अगर ये बढ़ गया 3,000 से 5,000 हो गया तो कितने परसेंट का इंक्रीज है? 66.67। कैसे निकला? 2/3। यहां कितने का इंक्रीज है? 600 ऑन अ बेस ऑफ 900। फिर से 2/3। 2,100 से 3,500 कितना इंक्रीज है? 1,400 ऑन अ बेस ऑफ 2,100, अगेन 2/3। यस नो? तो इन सब में इंक्रीज सेम ही होता है। ठीक है जी। मैंने आपको क्या फॉर्मूला बोला था? 66.67 डिवाइडेड बाय 40। मैं आपको कह रहा था ईबीटी बाय ईबिट, परसेंटेज चेंज इन ईबीटी बाय परसेंटेज चेंज इन ईबिट। बुक्स बोल रही है परसेंटेज चेंज इन ईएटी बाय परसेंटेज चेंज इन ईबिट। एक ही बात है, कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। यस नो? देखना, पीएटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन पीएटी बाय परसेंटेज चेंज इन ईबिट इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन ईबीटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। हाँ या ना? परसेंटेज चेंज इन ईबीटी क्या होगा? परसेंटेज चेंज इन ईबीटी क्या होगा? चेंज इन ईबीटी बाय ईबीटी। और परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी क्या होगा? परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी होगा चेंज इन ईबीटी बाय चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ओवरऑल ईबीआईटी, ओपनिंग ईबीआईटी। हाँ या ना? अब एक बार यहां चलते हैं, लास्ट 2 मिनट का डिस्कशन है बस। मुझे बताओ, चेंज इन ईबीटी कितना हुआ है? 3,000 से 5,000 कितने का डिफरेंस है? 2,000 का। वेरी गुड। और मुझे ये बताओ यहां कितने का डिफरेंस है? 2,000 क्या? तो क्या चेंज इन ईबीआईटी डॉलर टर्म्स में और चेंज इन ईबीटी डॉलर टर्म्स में सेम है? यस। चेंज इन ईबीटी एंड चेंज इन ईबीआईटी इन डॉलर टर्म्स इज सेम, हेंस कैंसल्ड आउट। इसीलिए इसको कैंसिल कर दिया। क्या बचा? चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय चेंज इन ईबीटी। यहां लिख रहा हूं मैं डीएफएल। मैंने सिर्फ प्रूफ करवा दिए आपको तो दैट लॉजिकली समझ आए, एग्जाम स्टैंड पॉइंट से इंपॉर्टेंट नहीं है। परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, परसेंटेज चेंज इन ईबीटी। हाँ या ना? उल्टा लिख दिया मैंने, सॉरी। EBIT over sales and this should be EBIT and this should be EBT या PAT। ठीक है ना? मैं पैट लिख देता हूं सो दैट आपकी बुक से फॉर्मूला मैच कर जाए पूरा। ठीक है जी। या फिर फाइनली क्या लिखेंगे? EBIT ओवर EBT। हाँ या ना? ये कितना आ रहा था? परसेंटेज चेंज इन पैट कितना था? 66.67%। ये कितना था? 40%। कितना आएगा ये बताना एक बार। 1.67x। और ईबीआईटी ओवर ईबीटी ये कितना आ रहा है वो देखते हैं एक बार। ईबीआईटी ओवर ईबीटी 5/3, 5,000 बाय 3,000। हाँ या ना? और डिग्री ऑफ टोटल लिवरेज क्या होगा देखना, इट इज DOL मल्टीप्लाइड बाय DFL। मतलब परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज चेंज इन पैट डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन EBIT। क्या हुआ? परसेंटेज चेंज इन पैट डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। या फिर इसी को अगर दूसरे वाले फॉर्म में लिखूं तो कंट्रीब्यूशन बाय EBIT मल्टीप्लाइड बाय
ईबीआईटी ओवर ईबीटी कितना आया? कंट्रीब्यूशन ओवर ईबीटी, हाँ या ना? मैंने वैसे आपको अगर मैं याद दिलाऊं तो मैंने सबसे पहले आपको यही चीज कराई थी। देखिए मैंने आपको क्या कहा था, मैंने आपको कहा था कि टोटल सेल्स कितने से इंक्रीज हुई है? 10% से। लेकिन नेट प्रॉफिट कितने से इंक्रीज हुआ है? 66.67% से। तो देखना लिवरेज कितनी आ रही है? लिवरेज आ रही है 6.67x या 6.7x, हाँ या ना? यही तो है टोटल लिवरेज। देखिए फॉर्मूला क्या पढ़ा है आपने? फॉर्मूला आपने पढ़ा है कंट्रीब्यूशन बाय ईबीटी, है ना? कंट्रीब्यूशन कितना एक बार देखते हैं, आइए। व्हाट इज योर कंट्रीब्यूशन इन दिस केस? द कंट्रीब्यूशन इज 20,000. व्हाट इज ईबीटी इन दिस केस? ईबीटी इज 3,000. 20/3 करिएगा, 6.67 आएगा। या फिर दूसरा वाला जो फॉर्मूला है 20,000/3,000, दैट इज 6.67x। या फिर परसेंटेज चेंज इन पैट बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स, ये कितना था? 66.67% बाय 10%, 6.67x। हाँ या ना? श्योर? फॉर द एग्जाम पर्पजेस ये सारा कुछ जो मैंने भी आपको यहाँ लिख के दिया, मैंने यहाँ पे भी पूरा डिटेल में लिख के दिया हुआ है, जस्ट इन केस यू आर नॉट एबल टू मेक योर नोट्स और एनीथिंग। बट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, व्हाट आई हैव डन इज आई हैव शोन यू एवरीथिंग विदाउट यूजिंग द फॉर्मूला। फॉर्मूला कम्स आउट ऑफ द होल गेम। अगर आप फॉर्मूला याद करें और उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करें तो बन जाएगा। बट ट्रबल क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन अगर है, मतलब अगर फॉर्मूला कुछ ऊपर नीचे हुआ तो रियल लाइफ में उसका एप्लीकेशन आप मिस करते हो अगर आप फॉर्मूला याद करते हो तो। बैड वे ऑफ स्टडी। यू हैव टू स्टडी इट द राइट वे। आप कॉन्सेप्चुअली देखिए, मैग्नीफाइंग इम्पैक्ट दिख रहा है 10% के सेल्स के बावजूद, 67% का वो दिख रहा है। तो कितने परसेंट का चेंज आ रहा है? 6.7x, 6.7 टाइम्स का चेंज आ रहा है, यही लिवरेज है। These are the three types of leverage that you need to do. This is very much testable in your exam. पहले लिवरेज नाम से पूरा का पूरा एक चैप्टर होता था कॉर्पोरेट इशूअर्स में, वो चैप्टर रिमूव कर दिया। लेकिन एफएसए में पूछेंगे ये बात। सिमिलरली अब उन्होंने 3 चैप्टर्स डाले आपके सिलेबस में इक्विटी में। इस टॉपिक के कहां कहां सेंस बनेगा वो बोल रहा हूं। सबसे पहला, देयर इज अ टॉपिक इन एफएसए, आगे चल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस टेक्निक्स, फाइनेंशियल एनालिसिस टेक्निक्स नाम से आता है, वहां पूछा जाता है। वहां पे ये सब टर्म्स का जिक्र है, ये कंप्यूटेशंस है, बट बहुत डिटेल में बताया नहीं हुआ है। सेकेंड, इक्विटी सब्जेक्ट में देर आर 3 टॉपिक्स। एक टॉपिक का नाम है कंपनी एनालिसिस पास्ट एंड प्रेजेंट, दूसरा टॉपिक है इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटिटिव एनालिसिस, तीसरा टॉपिक है कंपनी एनालिसिस फोरकास्टिंग। समझे आप टॉपिक्स के नाम? कंपनी की एनालिसिस करनी है, उसके पास्ट की, उसके प्रेजेंट की। दूसरा टॉपिक है अब इंडस्ट्री को समझो, और तीसरा टॉपिक है फोरकास्टिंग, पास्ट और प्रेजेंट प्लस इंडस्ट्री के बेसिस पे फोरकास्टिंग। ठीक है? इन तीनों चैप्टर्स में भी इसका वापस यूज आता है। दे टॉक अबाउट दीज टर्म्स, दे गिव यू द नंबर्स, फोरकास्टिंग में बहुत यूज आता है। एक लास्ट टॉपिक फाइनेंशियल मॉडलिंग नाम से, आप लोग बहुत रियल लाइफ में फाइनेंशियल मॉडलिंग, बिजनेस प्लानिंग सुनते भी होंगे। फाइनेंशियल मॉडलिंग में इसका यूज आता है। तो इसके टेंटेकल्स, इसके हैंड्स बहुत जगह पे स्प्रेड हैं। यू नीड टू अंडरस्टैंड इट रियली वेल इन ऑर्डर टू नेल इट डाउन। ठीक है जी, दिस इज इट, नथिंग मोर टू ऐड।